नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सब साउणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंद सव्य सिंह पढ़ मम हवै मंगलम, मंगलानंद सव्य सिंह पढ़ मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। अब बता दो क्या बता रहे थे नाड़ी के बारे में। नहीं, वो पूछ रहे थे ये स्लो नाड़ी है या फास्ट नाड़ी है। तीन नाड़ी जो है एक ही होती है, नाड़ी यहाँ पे एक ही होती है, उसके ऊपर उंगली रखी जाती है, जैसे ये उंगलियां रखी है ना, उंगलियां रखी जाती हैं। हाँ, खुद भी रखो तो मालूम पड़ती है। हाँ, वो प्रैक्टिस सिखाती है, प्रैक्टिस होती है हर चीज की। तो उसके ऊपर जब उंगली रखते हैं तो वो तीन तरह से चलती है। वो सांप की तरह से बिल्कुल स्लो स्लो चलती है, या एकदम मेंढक की तरह से उछल कूद के चल रही है, या एक तीसरी और बोलते हैं, बत्तख बोलते हैं शायद। ठीक है, तो तीन तरह से होती है। तो उनके अलग अलग नाम रख रखे, कफ वात पित्त। तो वो हमारे को बताते हैं कि हमारे शरीर में कफ की अधिकता है, वात की अधिकता है, या पित्त की अधिकता है। और फिर उसकी पूरी की पूरी स्टडी है कि कफ से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हैं, वात से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हैं, और पित्त से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हैं, फिर उनका पित्त के कौन से। अच्छा, ये टॉपिक क्यों उठा? ये टॉपिक था कि जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी जब स्टार्ट हुई तो उस समय क्या हुआ कि राशियां नहीं थी। रामायण काल में भी राशियां नहीं थी। रामायण में भी जहां भी आप पढ़ोगे ना, नक्षत्रों का जिक्र आता है, ठीक है ना, राशियों का कहीं जिक्र नहीं है। राशियां बहुत लेट आई हैं। हाँ जी। तो उसमें क्या था कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी देखते थे तो ऊपर स्टारों की तरफ देखते थे, स्टार की तरफ देखते थे, और स्टार का नाम ही नक्षत्र है, ठीक है ना। तो ये नक्षत्र की थी। अच्छा, नाड़ी की बात आई थी। नाड़ी की बात कैसे आई? तो फिर हम जैसे जैसे ना भाई वाइड को इसको कम करते चले गए, स्थूल बनाते चले गए। स्थूल बनाने का मतलब ये था कि 4 चरण और 27 नक्षत्र, टोटल 108 चरण हमने बनाए थे 360 डिग्री को कवर करने के लिए, ठीक है। अब 108 चरण याद नहीं हो रहे थे, 27 नक्षत्र याद नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। तो मोटा मोटी हमने 12 राशियां ले ली। अब 12 राशियां जो थी वो याद हो गई इजीली, ठीक है। तो राशियों के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दिया। अभी इसी तरह से नाड़ी, नाड़ी का मतलब क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि एडवांस एस्ट्रोलॉजी करवाओगे क्या, ठीक है ना। सुनने में आता होगा कि बेसिक तो मेरा हो रहा है, मेरे को एडवांस करना है, ठीक है ना। वो एक्चुअल में एडवांस है क्या? एडवांस ये है कि कुछ रूल जो हैं किसी ने यूज किए हुए हैं और उसने उनको बोल दिया और उनको उन्होंने पकड़ लिया, बस वो रूल याद करने हैं। बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, कहने में आ जाता है, बेसिक भी बहुत डीप में। बेसिक के बगैर कुछ है ही नहीं, बेसिक के बगैर कुछ है ही नहीं। उसका रीजन क्या है कि एडवांस का मतलब उन्होंने नाम एडवांस रख दिया। एडवांस का मतलब ये है, कुछ एक सूत्र हो गए कि सूर्य इसके साथ बैठेगा तो ये करेगा, चंद्रमा इसके साथ बैठेगा तो ये करेगा, मंगल इसके साथ बैठेगा तो ये करेगा, बस वो सूत्र हो गए। सूत्रों को वो एडवांस बोल देते हैं, ठीक है ना। उसकी कहीं वो नहीं है, ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, ठीक है। हाँ, यूज किए हुए हैं भाई, 100 में से 70 पे 80 पे वो लगे हुए हैं। अभी भृगुनंदन नाड़ी का भी मैंने जिक्र किया था एक बार पहले, फिर जिक्र करता हूँ। क्या हुआ कि भृगु ऋषि जो थे, उन ये कथा है, भृगु ऋषि जो थे उनकी पत्नी को कोई दैत्य उठा ले गया। तो वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए सहायता के लिए। और भगवान विष्णु जो है उस समय अपने आराम कर रहे थे। आराम कर रहे थे तो जो द्वारपाल थे ना, उनकी हिम्मत नहीं हुई उनको रोकने की, भृगु ऋषि को, क्योंकि वो क्रोध में थे। तो वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने इन्होंने भृगु जी ने आओ देखा ना ताओ, जो पैर हैं उनकी छाती में मार दिया कि भाई मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी को उठा लिया गया, तू सो रहा है आराम से, ठीक है ना, आवेश में। तो भगवान विष्णु तो जानते थे, भगवान विष्णु तो जानते थे। तो भगवान विष्णु ने तो हाथ जोड़ के उनसे कहा कि भाई आपको कोई चोट तो नहीं लगी? आपने मेरे पत्थर जैसे शरीर पे जब पैर मारा तो कहीं आपके पैर पे तो चोट नहीं लगी? भाई मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना था, ठीक है ना। लेकिन लक्ष्मी माता जो थी वो नाराज हो गई
कि भाई मेरे बैठे बैठे मेरी प्रेजेंस में मेरे हस्बैंड के पैर पे कैसे मारा, छाती पे पैर कैसे मारा। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भाई मैं तेरे वंश में नहीं आऊंगी, लक्ष्मी जो है वो भृगु वंश में नहीं जाएगी और भृगु वंशी जो है वो लक्ष्मी को तरसेंगे। तो एक क्रोध की बात थी। अब क्रोध में क्या था कि भृगु ऋषि ने भी श्राप दे दिया विष्णु भगवान को कि जैसे मैं पत्नी के लिए भटक रहा हूँ, मेरी पत्नी उठा ली गई है, तेरी भी उठा ली जाएगी, तू भी ऐसे ही भटकेगा, तेरे को जब भी पता चलेगा। ठीक है ना। तो रामायण के युग में हाँ, रामायण के युग में सीता माता को उठाया, श्राप जो है फलीभूत हुआ। ठीक है ना। इसी तरह से जब लक्ष्मी माता ने ये कहा कि भाई मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, भृगु वंशज के घर में मैं निवास नहीं करूंगी, तो क्रोधवश उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ग्रंथ लिख दूंगा, ऐसा साहित्य लिख दूंगा, ठीक है ना, तेरे को अपने आप आना पड़ेगा। तो उस समय भृगुनंदन नाड़ी की रचना की गई थी। अब भृगुनंदन नाड़ी की रचना क्यों की गई थी? वो इसीलिए की गई थी कि हर आदमी कैपेबल नहीं है 108 नक्षत्र, 108 चरणों को पढ़े, 27 नक्षत्रों को पढ़े, 12 राशियों को पढ़े, उनकी मैत्री देखे, ठीक है ना, उनके अंशों की दूरी देखे, ठीक है, उनके कौन कौन से दृष्टि योग बन रहे हैं, किसकी मैत्री बन रही है, किसकी शत्रुता बन रही है। हर आदमी कैपेबल नहीं है, इतना नहीं पढ़ता हर आदमी इतना। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुंडलियां बना दी। कुंडलियां कैसे बनी भाई? 12 राशियां हैं, मेष लगन की कुंडली अलग बना दी, वृष लगन की कुंडली अलग बना दी, मिथुन लगन की कुंडली अलग बना दी, इस तरह से 12 कुंडलियां बन गई अलग अलग। ठीक है। अब 9 प्लेनेट हैं हमारे पास में। तो सूर्य जो है मेष लगन की कुंडली में लगन में बैठेगा, तो मंगल का और सूर्य का मंगल की सूर्य की युति हो गई। ठीक है ना। उसको उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया। तो इस तरह से सारा का सारा प्रेडिक्ट करके ग्रंथ लिख दिया भृगुनंदन नाड़ी, कि आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बुक उठाओ, बुक उठा के सामने वाले की जन्मपत्री देखो कि बता भी तेरी जन्मपत्री दिखा, और जन्मपत्री देखी, जन्मपत्री में देखा कौन से लगन की कुंडली है, उस लगन की कुंडली में कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, और प्रेडिक्शन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। ये जो है भृगुनंदन नाड़ी बनाई थी। इसी तरह से अगस्त नाड़ी। जी जी सर ये पूछ रहे थे, जो नाड़ी दोष और नाड़ी शोधन और ये सब होता है, ये भृगु जी की नाड़ी उसका ही है? नहीं, उसी है? नहीं, अलग अलग है। नाड़ी को अलग अलग, ये अलग अलग, हाँ, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। नाड़ी जो है एक्चुअल में ये है कि जैसे मैंने बताया ना कि पूरे शरीर का परीक्षण करने की बजाय आपकी एक नस जो चल रही है यहाँ से, उस नस का परीक्षण करके आपको प्रेडिक्ट कर दिया, दवाइयां दे दी। इसी तरह से पूरी जन्मपत्री का शोधन ना करके कुछ एक सूत्र हैं, उन सूत्रों को पढ़ के आपको रिजल्ट दे दिया, बोल दिया वो नाड़ी है। ठीक है। तो उसमें जो नाड़ी शास्त्र जिसे कहते हैं, उसी को अलग अलग डिवाइड करके लोगों ने उसको प्रेजेंट कर रखा है। एक बात बताओ, सुनो, टूथपेस्ट है, ठीक है ना, टूथपेस्ट के कितने ब्रांड हैं? लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं, बहुत सारे, लिमिट ही नहीं ना। लेकिन जो 40 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, वो जब जाते हैं तो क्या कहते हैं दुकानदार को? वो कहते हैं टूथपेस्ट नहीं बोलते, वो कहते हैं कोलगेट दे दो। हाँ, क्योंकि वो पहले से चलते आ रहे हैं उसी चीज को, ठीक है ना, बेसिक उनको वही पता है। वो ब्रांड जो है उसका पर्याय बन गया। तो नाड़ी जो है, नाड़ी टूथपेस्ट है, ठीक है ना। और नाड़ी शास्त्र एक ब्रांड है जो फेमस हो गया, उसका नाम रखा गया। वही मैं पूछना चाह रही थी। मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, तो नाड़ी के मतलब नाड़ी शास्त्र में ये होता है, वो होता है, मतलब 25 तरीके की अलग अलग डिवाइडेशन है। उसको सबने अपने अपने हिसाब से डिवाइड करके समझाया हुआ है, और मार्केट में अच्छा खासा लोग उसके लिए पैसा ले रहे हैं, और देने वाले दे रहे हैं, और उसको अलग ही तरीके से प्रिडिक्ट करा हुआ है। मतलब कुछ कई बार लगता है कि बहुत टिपिकल चीज है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो वो समझ में ही नहीं आता कि उसको सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट है। कोई टिपिकल नहीं है, आप जुड़े रहो यहाँ पे, ठीक है ना, अपने आप हो जाएगा, नाड़ी यहाँ अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना।
नाड़ी यहीं आ जाएगी, पहले नाड़ी की टेंशन ना लो। पहले बेस पक्का हो गया तो सब आएगा। जी जी नहीं वो तो मुझे भी पता है, बेस पक्का पता होगा तो आएगा। पर लोग है ना, क्या है कि जो सिखा रहे हैं आजकल की लाइफ में, वो बेस तो सिखा नहीं रहे। बेसिक सूत्र जो आप सूत्र कह रहे हैं ना, वो सिखा रहे हैं, उसके हाँ। ही वो मार्केट में फिर है ना गलत फहमियां ज्यादा पैदा हुई हैं। चक्कर और ये है कि जो जो चीज भी ज्योतिष शास्त्र के प्रति लोगों के प्रति विश्वास खत्म होने का कारण मुझे लगता है यही है। उसका कारण यही है कि मार्केट में जो बिक रहा है वही तो बिकेगा ना, जो लोग मांग रहे हैं वही तो बिकेगा ना। अभी मेरे पास भी कितने फोन आए हैं, सबका एक ही वो है, एडवांस सिखाओगे? मैं कहा नहीं भाई। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये एडवांस वैदिक ज्योतिष क्या है? मतलब हाँ, तो मैं भी जैसे जहां से सुन मैं रही हूँ, वही तो बता एडवांस रहा हूँ ना। क्या होता है? एडवांस कुछ नहीं है, एडवांस कुछ भी नहीं है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, 9 प्लेनेट हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, ठीक है ना, इन्हीं को पढ़ने का तरीका एडवांस है। नहीं समझ में आया? नक्षत्र समझ गई सारे। 27 नक्षत्र हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये कह दूं कि 16वें नक्षत्र का नाम बताओ, नहीं पता, ठीक है। कोई भी एक नक्षत्र का नाम बोल दिया जाए, अभिजीत नक्षत्र का नाम बोल दिया, इससे पहले वाले का नाम बताओ, इससे आगे वाले का नाम बताओ, नहीं पता, ठीक है ना। सेम इसी तरह से ये बोल दिया जाए कि सूर्य के कौन कौन से नक्षत्र हैं। अब सर मैं एक बात बताना चाहूंगी, लोगों को यही नक्षत्र के बारे में पता नहीं है। वैदिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, मतलब वेद शास्त्र पढ़ा रहे हैं और ये सब पढ़ा रहे हैं, मतलब ये ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, लेकिन नक्षत्र किसी को नहीं पता। मैं वही तो बता रहा हूँ ना। अब ये बोल दें कि भी फिर तभी नक्षत्र नहीं पता तो वो एडवांस कैसे करेंगे वो? हाँ, मतलब अब मैं खुद पढ़ रही हूँ। अब जैसे वो बोल देंगे भी सूर्य के नक्षत्र बता दो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो नहीं पता, नहीं पता है। तो अब उसमें क्या है कि उनको वो एडवांस लगता है कि सब कुछ को छोड़ के हमने ये देखा कि मंगल जो है चौथे में बैठा है तो ये कर देगा, मंगल 7वें में बैठा है तो ये कर देगा, मंगल 8वें में कर देगा, बैठा है तो ये कर देगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये जो केपी बनी, ठीक है ना, ये बेवकूफ थे। उन्होंने रिसर्च क्या की कि वैदिक जो है, वैदिक दशाओं में राशि के 9 टुकड़े करती है बराबर हिस्सों में, ठीक है। उन्होंने देखा कि विषुवंतरी महादशा में जब अलग अलग रेशो में बटे हुए हैं, किसी को 7 साल मिले हुए हैं, किसी को 18 मिले हुए हैं, किसी को 20 मिले हुए हैं, किसी को 6 साल मिले हुए हैं, तो फिर सबको समान कैसे बांट दिया, ठीक है ना। उन्होंने 9 टुकड़े किए उसके अकॉर्डिंग और उनको रिजल्ट भी मिले, ठीक है ना। तो कहने का तो रिसर्च चलती रहती है और जो रिसर्च चलती है उसी को बोलते हैं। कोई केपी नाड़ी बोल देगा, कोई नक्षत्र नाड़ी बोल देगा, ठीक है, कोई अगस्त नाड़ी बोलेगा, कोई चंद्रकला नाड़ी बोलेगा, कोई विष्णु भाव नाड़ी बोलेगा, ठीक है ना, कोई इसको भृगुनंदन नाड़ी बोलेगा। वो सब उनको पढ़ने का तरीका है, कुंडली को अलग अलग, ठीक है ना। कुंडली को अलग अलग तरीकों से पढ़ा है लोगों ने और जिसको रिजल्ट मिलते चले गए वो सेट होता चला गया। अभी अपने मतलब क्या होता है कि बहुत से लोग हैं मेरे संपर्क में ऐसे आए हैं जो अलग अलग नाड़ियां की अलग अलग वो चीजें की, सब कुछ किया और वो किसी एक चीज के ऊपर जाके लास्ट में रुक गए, ठीक है ना। तो वो उनकी रिसर्च चलती रहती है, जो भी उनको अच्छा लगता है फिर वहां पे रुक जाते हैं। एक्चुअल में वो जो पीछे बेस किया हुआ होता है ना, वो काम आता है उनका, सारा का सारा काम यही आएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। आप नाड़ी का क्लियर हो गया ना। 150 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर हैं जो फेमस हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम से कुछ सूत्र निकाले हैं, उन सूत्रों को बोलते हैं नाड़ियां, ठीक है ना। और ये ज्यादातर साउथ में ज्यादा फेमस रही हैं, चंद्रकला नाड़ी के नाम से, भृगुनंदन नाड़ी के नाम से, है ना, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। हाँ नमस्कार, वैसे क्लास चल रही है, आ जाओ। हाँ क्लास चल रही है अभी, ठीक है जी। तो बहुत सी सबसे इम्पोर्टेंट है सर, प्रेडिक्शन करना आना चाहिए। हाँ प्रेडिक्शन करना आएगा, प्रेडिक्शन करना आना चाहिए, प्रेडिक्शन करना आएगा। और जैसे जैसे आपका बेस मजबूत होता जाएगा ना, तो वैसे वैसे सारी चीजें आएंगी। अभी देखो
हम कितने बंदे बैठे हैं यहाँ पे? 5 पाँच। 5 बंदे। अच्छा, गोचर के बारे में कौन कौन जानता है? बहुत हल्का सा कुछ पता है, ऐसा कुछ जो प्रेजेंट में जो ग्रह मूव कर रहे होते हैं उन्हीं को गोचर कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो अच्छा। प्लेनेट हमारे घूम रहे हैं ना, और हम्म उनकी स्थिति को जानना, ये गोचर है, ठीक जी है ना। जी जी वही। हाँ, अभी मान लो अगर अभी तत्कालीन स्थिति निकालें अभी, ठीक है, तो इधर से ही ले लेते हैं, स्क्रीन से ही ले लेते हैं। हाँ जी, दिखाई दे रहा है स्क्रीन, जी जी है ना। तो तत्कालीन स्थिति जो निकालेंगे उसमें ये लिखा मिलेगा, जैसे लगन है इस समय 28 डिग्री का है, ठीक है। सूर्य जो है वो मेष राशि में है, चंद्रमा जो है कर्क राशि में है कर्क में है। है ना। मंगल जो है कुंभ में है, बुध जो है वृष में है, ठीक है ना। ये गोचर है। और इसी पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बर्थ बर्थ चार्ट, अब बर्थ चार्ट मान लो 10 साल पहले की कर दें, 2022 की जगह हमने 2012 कर दिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम थी। अब क्या हो गया, ये देखो, सूर्य तो मेष राशि में ही आ गया, लेकिन चंद्रमा धनु में चला गया, मंगल जो है, धनु में चला। हाँ, मंगल सीमा में चला गया, बुध जो है मेष में आ गया, गुरु मेष में आ गया, है ना। तो ये जो है आज से 12 साल पहले की स्थिति थी। ग्रह जो थे हमारे आज से 12 साल 12 साल पहले इसी समय जो ग्रहों की स्थिति थी वो ये थी, ठीक है ना? 10 साल पहले। हाँ, 10 साल पीछे लेके, सही है। 2022 की जगह 2012 लेके ना, ये बेसिक चार्ट नीचे देखने को मिल जाएगा। ये रहा, नीचे दिखा ना नेटल चार्ट। 9 मई 2012 को ये स्थिति बनी हुई थी इधर, ठीक है। ये थ्योरेटिकल और ये इधर पिक्चर वाइज जो दिखाई दे रही है, और ये ग्राफ बन गया। आपको कैसे पढ़नी आती है, जैसे आपको पढ़ना आता है वैसे आप पढ़ लो। ग्राफ से आपको इजी लगता है, ग्राफ से पढ़ लो। पिक्चर से इजी लगता है तो यहाँ पिक्चर से पढ़ लो, ठीक है। और बेसिक डिटेल से आपको लगता है तो बेसिक डिटेल से पढ़ लो। समझ में आया? सर ऐप कौन सा मिलता है मोबाइल में सर? हाँ जी, कौन सा ऐप लेने का मोबाइल में फ्री में जो मिलता है वो? ये फ्री की एप्लीकेशन है जगन्नाथ होरा, कोई चार्जेस नहीं है इसके। इसके पीवी नरसिम्हा एस्ट्रो राव, सेज भी है। हाँ नहीं, ये काफी अच्छी है, एस्ट्रोसेज भी अच्छी है, ठीक है ना। ये पीवी नरसिम्हा ये राव कौन जी सी है हैं, सर? ये हैं प्ले स्टोर पे, जगन्नाथ होरा। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी शायद, मिल गया। ठीक है ना। और वो ले वो भी ले सकते हैं हम, ये लो, यहाँ से आप डालो एस्ट्रोसेज डाल दो, ये एस्ट्रोसेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे बर्थ चार्ट कोई भी डालोगे, 9, 1 मिनट, नाम है ना ABC, कोई भी नाम डाल दिया, मई 9/5/2012, है ना। समय यही हो ही गया। बर्थ प्लेस कहीं का भी डाल दो जो डालना है अभी। यहाँ पे आप कुंडली लोगे, कुंडली आ जाएगी, ठीक है। कुंडली के बाद में यहाँ पे आपके चार्ट आ जाएंगे, तो बहुत बड़ा साइज बना हुआ है, ये बहुत शो है, ठीक है ना। ये अपना
पिक्चर बनी हुई है, देख लिया, निकल के आ गया ना। हाँ तो अब ये लगना चार्ट है, ये इसको नीचे पढ़ने का तरीका है। ये तो पिक्चर दिखा रहा है आपको, पिक्चर शो कर रहा है, ये रहा। तस्वीर से पढ़ना चाहो, तस्वीर से पढ़ सकते हो, और बड़ा कर दिया, ठीक है ना। जी। ये तो पिक्चर से दिखा रहा है, सेम इसी को नीचे पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ये पदा जो हम चरण बोल रहे थे वो हैं, ये जो हमने अभी पढ़े हैं, असेंडेंट मतलब लगन, सन, सूर्य, एरिस, मेष, ठीक है, मून, धनु को क्या बोलेंगे इसको, सैगिटेरियस, मार्स, लियो, हाँ है ना, मरकरी, एरिस, जुपिटर, एरिस, वीनस, ठीक है। उसके अलावा ये सी वो दिखा रहा है, इसको हिंदी में भी करना चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो। हिंदी पर सर इसमें क्या है, इंग्लिश में जितनी डिटेल है हिंदी में उतनी डिटेलिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखने पड़ेंगे, कुंडलियों के नाम है ना, कुंडली कह रहा हूँ, हाँ ये राशियों के नाम, ये याद रखने हाँ। पड़ेंगे, बाकी बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो बाकी देखो सारे नक्षत्र जो हैं आपके हिंदी वाले ही हैं। पर सर ये क्या है, एक्सल्टेड, न्यूट्रल, फ्रेंडली, ये सब क्या है? कहाँ पे रिलेशन है ना लास्ट में, पद के बाजू में। हाँ 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 हाँ, रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन में देखो ना, फ्रेंडली है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, या पर वो क्या है सर, मतलब फॉर एग्जाम्पल सन है, एरीज, भरनी नक्षत्र है, तो एक्सल्टेड है, मतलब मित्र शत्रु, किसके साथ मित्र शत्रु है? सन आपस एरीज मतलब में ग्रह आपस में, जैसे सन और सूर्य है, सूर्य और शनि है, ये शत्रु हो गए हैं। और गुरु और शुक्र है, ये आपस में शत्रु है। शुक्र चंद्र शत्रु है। ऐसे ग्रह ग्रह आपस में मित्र भी है और शत्रु भी है, यहाँ न्यूट्रल पे भी तो है। नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? नहीं, अभी इसमें एक्चुअली इसमें ये लिखा हुआ है एक्सीलेंट, मतलब वो भरनी नक्षत्र में सूर्य आके मेष राशि के बहुत बढ़िया हो गया। एक्सीलेंट का मतलब ये हो गया। एक्सीलेंट नहीं है ये, फिर गलत पढ़ रहे हो, एक्सीलेंट उच्च का, एक्सीलेंट नहीं है। एक्सल्टेड और डेबिलिटेड, हाँ ऊंच और नीच एक्सेल्टेड होगा। मतलब डाउन, ऊंच नीच हो गया ना वो तो। एक्सेल्टेड मतलब हाँ उसका मैम ये है। हाँ। पर न्यूट्रल में, न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि आप इक्वल है ना, तो प्लस में है ना माइनस में है। और फ्रेंडली के हाँ, फ्रेंडली का दोस्ती वाला व्यवहार हो हम गया। ऐसे गिनेंगे कि सन एरीज में भरनी नक्षत्र में एक्सल्टेड मतलब ऊंच का है, नीच इस का टाइप का है, ना। नीच का एक्सल्टेड है, ऊंच का, एक्सीलेंट नीच का। डेबिलिटेड नीच का होता है ना, हाँ एक्सल्टेड ऊंच का है। ठीक है ना। एग्जैक्ट सन कि मेरे एरीज में, चलो हो गया क्लियर, चलें आगे। हाँ हाँ, जी 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 चलिए आप आगे। ठीक है ना? अभी 1 मिनट Yes, बची हुई है, तो अपनी जो 3 राशियां बची हुई हैं अपने को वो करनी है, अपन करेंगे इसको 1 मिनट के बाद में। अपनी मेष हो चुकी, हाँ। वृष हो चुकी, मिथुन हो चुकी, कर्क हो चुकी, सिंह हो चुकी, कन्या लगन हो चुकी है ना, कन्या हो चुकी, तुला हो कन्या, चुकी, तुला, वृश्चिक, हाँ वृश्चिक हो चुकी, वृश्चिक भी हो चुका। हाँ जी। अभी जो है धनु, मकर और कुंभ बाकी है। तो जो हो चुकी है 9 राशियां, उनमें किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लो, फिर अभी शुरू करते हैं आप 1 मिनट बाद। सर मेरे को ये पूछना है, चर राशि यानी वो क्या है, मतलब चर का डेफिनेशन, मीनिंग क्या है? चर का मतलब है चलने वाला, जो एक जगह बैठ के Okay. खुश ना हो, ठीक है ना, Okay, जिसको okay. लगातार काम करते रहना पसंद हो, घूमते रहना पसंद हो, ठीक है ना, जिसको चलायमान। जिसको बैठने से तकलीफ हो, चलायमान। ओके 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 सर, यस। और स्थिर का मतलब है जो अपनी जगह पे बैठ के काम करना चाहता हो, जिसको घूमना फिरना पसंद ना हो। यस यस यस। हाँ, जो एक बार डिसीजन ले ले तो उस डिसीजन के ऊपर रुकना जानता हो। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे डिसीजन लिया, डिसीजन लेते ही बोला नहीं है, छोड़ो यार इसको, दूसरी जगह जाओ, ठीक है ना। बहुत से बच्चे देखे हैं ऐसे, जैसे मकान लिया, स्थिर लगन में लेंगे कि बार बार बदलना ना पड़े जी। यस यस। और मशीन चलाएंगे कोई भी तो चर लगन में कि वो चलती रहे। बहुत चीज यस। काम आएगी।
मतलब मुहूर्त ना, आप मुहूर्त की बात करते हो? हाँ मुहूर्त की। काफी जगह काम आएंगे, नहीं, कुंडली में भी काम आता है, सब में बहुत काम जगह आता है। काम आएंगे। यस। चलो एक बार दोबारा से कनेक्ट होके आ जाते हैं आपका ना। हाँ, ने धनुष चला रखा है। जो धनु पिक्चर है, धनु राशि है, धनु राशि की पिक्चर क्या दिखा रही है, क्या दिखाई दे रही है, देखो बताओ। मेल के ऊपर एक मेल है, मेल हॉर्स के ऊपर एक मेल पर्सन है जो धनुष चढ़ा रखा है, पर उस पे तीर नहीं है। और कुछ, और किसी को, स्टेबिलिटी बहुत लग रही है। और कुछ। धनु की जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें कोई वो घोड़े का सवार नहीं है। ये इधर कॉर्नर में है ना? नहीं, घोड़े का सवार नहीं है कोई भी। अच्छा, केवल धनुष बाण तीर कमान आएगा। आप देखो ना, ये क्या दिखा रहा है, ये देखो, इसको बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दे क्या? हाँ, अब देखो इसमें कहाँ है घोड़े का सवार? ये पीछे की तरफ इसका जो बॉडी है वो हॉर्स वाली तो है। हाँ, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि घोड़े के ऊपर सवार है। नहीं, घोड़े के बड़े घोड़े से जैसी बॉडी है, मतलब कहने का मतलब ये था। इसकी आधी बॉडी जो है घोड़े की है, और आधी बॉडी जो है आदमी की है। मेल हॉर्स। ठीक है ना? तो दो जनों की मिलके इसकी बॉडी बनी हुई है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है धनु, मतलब धनु है ना। हाँ, नंबर एक, दो चीजों से मिलके बनी हुई है, घोड़े से मिलकर बनी हुई है और आदमी से मिलकर बनी हुई है। दूसरा, इसका जो धनुष है वो खिंचा हुआ है। खींचने का मतलब ये तैयार है वार करने के लिए। तो ये जो चीज है, इसमें एक शब्द आता है हमारा द्विपद और चतुर्पद। तो जो चीज दो पैरों वाली होती है उसको द्विपद बोलते हैं, और जो चार पैरों वाली होती है उसको चतुर्पद बोलते हैं। चार से ज्यादा जिसके पैर हो उसको भी हम चतुर्पद में काउंट करते हैं। और कुछ एक हैं जिनके पैर ही नहीं है, जैसे मीन राशि है, मीन राशि की मछली है, मछली के पैर नहीं है ना। तो ऐसी कुछ एक राशियां और भी होंगी जिनके पैर ही नहीं है, उनको अपद बोलते हैं। ये बिना पद की, बिना पैरों वाली, ठीक है ना, उनके भी यूज होंगे। तो इसके बारे में जो है एस्ट्रोलॉजर जो है, जो मैंने पढ़ा है उसमें ये है कि इस राशि को 30 डिग्री की राशि होती है ना, 30 डिग्री में से दो हिस्सों में बांटा गया है। 15 डिग्री जो है द्विपद के लिए ली गई है, 15 डिग्री जो है चतुर्पद के लिए ली गई। ठीक है, पहली चीज तो ये है। ऐसा क्यों? हाँ बोलो। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्यों क्यों तो बनाने वाले हैं जी, हम तो सिर्फ डिकोड करेंगे। ओके ओके। मैंने पहले बताया कि अपन ने कुछ नहीं बनाया, सारा बना ओके, सिर्फ हम उसको डिकोड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सिर्फ, है ना? ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें 9वीं राशि है, ये गुरु की राशि है। 9 और 12 गुरु की है ना। 9 और 12 गुरु बृहस्पति। उसके अलावा द्विव स्वभाव है। 3, 6, 9 और 12 द्विव स्वभाव में आती है। हाँ, द्विस्वभाव है, डबल पर्सन। उसके अलावा अग्नि तत्व में आती है। फायर एलिमेंट जो 4 एलिमेंट है ना, तो 1, हाँ जी, 5 और 9 तीनों अग्नि तत्व में आती हैं। ठीक है। हाँ, 9 अग्नि तत्व में उसके आते हैं। अलावा मेल राशि में आती है, पहली मेल, दूसरी फीमेल। तो इसी तरह से 8वीं जो है फीमेल और 9वीं मेल, तो मेल राशि में आती है। अब ये सारे स्वभाव इसके अंदर मिलेंगे। अग्नि जो है, अग्नि का स्वभाव क्या है? जलना, जलाना, जलना, भड़कना, पकाना, तैयार करना। ठीक है ना। अधिकता हो जाए तो विनाश कर देती है, और लिमिट की हो तो चीजों का सर्जन कर देती है। सर इस पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो मतलब इस तत्व की राशि के जो लोग होते हैं हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है, अपने एम के लिए रेडी रहते हैं, कुछ भी भरपूर मिलेंगे, हर समय तैयार मिलेंगे, एक्टिव मिलेंगे, एक्टिवनेस पूरी रहती है एक्टिवनेस मिलेगी। किसी भी वर्क के लिए। हाँ, तो इसमें है धनुष राशि जो है 9वीं राशि है, अग्नि तत्व प्रधान है इसका।
इस राशि के व्यक्तियों में अग्नि का पोषक रूप दिखाई देता है। यह अग्नि को ज्ञान की ओर ले जाती है। जैसे मैंने अग्नि का बताया ना कि अग्नि दीप प्रज्वलित भी करते हैं हम, और अग्नि से दाह संस्कार भी करते हैं। वो अग्नि के अलग अलग रूप हैं। मतलब शुभता भी हो गया, अशुभता भी हो गया। एक्सेस में होगी तो नुकसान भी देगी। अशुभता हो गई, हाँ, और लिमिट में होगी तो लिमिट में सर्जनहार होगी तो शुभ हो गई। सर्जनहार होगी, कुछ ना कुछ सर्जन करेगी। तो कहता है कि यह अग्नि इसको ज्ञान की ओर लेके जाती है तथा अत्यधिक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। क्या चीज? जोखिम, जोखिम मतलब, अच्छा, हाँ, जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। मुश्किलें मतलब मुश्किलों को झेलना आता है उनको, डरते नहीं है मुश्किलों ये से। मतलब ये है कि इस चीज से नहीं डरते कि कोई चीज मुश्किल है, हर्डल है, ठीक है ना। तो जोखिम भरे रास्ते ये चूज करना पसंद करते हैं अपने आप से, ठीक है। अत्यधिक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। अतः ये व्यक्ति बहुत उद्यमी होते हैं। उद्यमी का मतलब मेहनती, ठीक है ना। जब एनर्जी भरपूर होती है तो मेहनती होते हैं और नित्य प्रयोगों और खोजों में लगे रहते हैं। क्योंकि एनर्जी भरपूर होती है तो हर रोज नए नए कामों में, नई नई चीजों को तैयार करने में लगे रहते हैं। मतलब कह सकते हैं खोजी व्यक्ति होते हैं। हाँ, खोजी होते हैं, बिल्कुल। तो इन प्रयोगों और खोजों को पूरा करने के लिए अग्नि का ताप इन्हें दूर दूर तक ले जाता है। खोज में जो है ये भटकते रहते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं, ठीक है। मानव शक्ति का भरपूर प्रयोग करना और करवाना इस राशि के व्यक्तियों की खूबी है। ये कंटिन्यू क्रियाशील बने रहते हैं, लगातार क्रियाशील बने रहते हैं। परंतु पोषण एवं ताप देने वाली अग्नि, एक मिनट, पोषण एवं ताप देने वाली अग्नि सत्य वचनों के रूप में इनके मुख से बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर हो जाते हैं तथा वस्तु को जलाकर भस्म करने की प्रवृत्ति भी अपना लेते हैं। अग्नि का तत्व है ना भाई, लिमिट की है तो पोषक है, और अधिक हो गई तो अधिकता में सब कुछ भस्म करने की ताकत भी रखती है। यह एक स्वभाव राशि है। इस राशि के व्यक्ति भी दोहरे स्वभाव वाले होते हैं। कभी संवेदनशील होते हैं, हास्य व्यंग वाणी प्रयोग करने वाले होते हैं, सौम्य होते हैं, तो कभी कभी अत्यधिक क्रूर भी हो जाते हैं। ये स्वभाव हो गया ना। इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इस राशि के व्यक्ति भी न्याय एवं शांत प्रिय हैं। ईमानदारी एवं माननीय मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। गुरु की भांति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं और उन्हें निष्ठा से पूरा करते हैं। जिस प्रकार कोई गुरु अपने शिष्यों के लिए हितैषी और मित्र दोनों होते हैं, ठीक उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति भी की भांति इस राशि के व्यक्ति भी सबके हितैषी होते हैं, ठीक है जी। गुरु ज्ञान के कारक हैं। इस राशि के व्यक्ति भी ज्ञान के अतुल भंडार होते हैं। अनेक भाषाओं, गुप्त विद्याओं का दर्शन का ज्ञान इस राशि के व्यक्तियों को होता है। इस राशि के व्यक्तियों को अपनी योग्यता पर पूर्ण एवं अटूट विश्वास होता है। ये किसी भी कार्य को असंभव नहीं मानते। मानवीयता एवं मानव हित के लिए सर्वोपरि होते हैं। मानव हित के साथ ही यह सिद्धांतों और नीतियों का पालन करने वाले, दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं। इसलिए इनके स्वभाव में जिद्दीपन आ जाता है, क्योंकि मूल्यों के साथ समझौता नहीं करते, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा जिद्दीपना आ जाता है इनका। तथा ज्ञान के अतुल भंडार का दम्भ
भी कभी कभी इनके व्यवहार में देखने को मिलता है। ठीक है ना, अहम और अहंकार, इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है ना। तो जब उनको अभिमान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वो चीजें भी उनकी देखने को मिल जाते हैं उनके स्वभाव में। इस राशि का चिन्ह धनुधर है, धनुष चलाने वाला इसका राशि का चिन्ह है ना, जो आधा मनुष्य का है और आधा अश्व का है। धनुधर ही की ही भांति इस राशि के व्यक्ति केवल अपने निर्धारित लक्ष्य पर निगाहें रखते हैं और उन्हें पाने की चेष्टा में लगातार रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं लगातार। ठीक है, अश्व की गति इनके लक्ष्य की प्राप्त करने की दिखाती है। जिन्हें पूरा करना इनका उद्देश्य होता है। धनु राशि शरीर के जंघा, पुरु और कुल्लों का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक दिन बताएंगे अपन कि कौन सी राशि कहाँ पे करती है। या यूं समझ लो, एक पुरुष की आकृति ले लो, सबसे ऊपर मेष को लगा दो, फिर वृष को लगा दो, फिर मिथुन को लगा दो, फिर कर्क को लगा दो, फिर सिंह को लगा दो। ठीक है ना, तो इस तरह से जो पैरों के पंजे हैं, निशान हैं, वहां पे मीन तक पहुंच जाती है। ठीक है, चलो ये होगी थी यहाँ पे। धनु राशि के व्यक्तियों को अपने स्वभाव में आए जिद्दीपन को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसमें सारी चीजें अच्छी बताई हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है, क्योंकि इनके पास में बहुत सी विद्याएं होती हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ जानकार होते हैं, तो इनको थोड़ा जिद्दीपन आ जाता है। तो इनके लिए सुझाव दिया जाता है कि अगर जिनकी राशियां हैं, उनको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, जिद्दीपना नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे है मकर राशि। मकर राशि जो है उसकी निशानी क्या है? हाँ जी, मकर राशि की निशानी क्या है? मगरमच्छ। मगरमच्छ। ठीक है ना, ये क्या आ गया, ये तो कुछ और ही दिखा दिया इसमें। तो मकर राशि का सिंबल ही कुछ और दिखा दिया इसमें। तो क्या दिखा रहा है ये? मकर राशि का सिंबल ही बदल दिया इसने तो, और एक नहीं, सारी जगह ये ऐसा दे रहे हैं। हमें ये मेरे को ध्यान नहीं था, अभी मैं बोल नहीं पाई। ये मेड़ नहीं होता, बकरी का जो हाँ, मेल सिंबल होता है, तो उसका होता है ना, मेष का होता है ना। मेष का तो ये तो मकर राशि का दिखा रहा है, सब जगह दिखा रहा है। मेढ़ा मेष का होता है, मेढ़ा। तो ये तो मकर राशि का मैंने आज देखा ही फर्स्ट टाइम है। एक बार मेष का एक बार दोबारा निकाल के देखो क्या है, कंफ्यूजन क्यों। मेष का तो मेढा है। फिर वही है क्या, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं दोनों में, मतलब को पता लग जाएगा। मेष का तो मेढा है ये रहा सेम ही हो गया फिर तो इसका और उसका ना, मतलब का ये यहाँ पे गलत है। मेढ़ा अलग चीज है, मगरमच्छ जो पानी में रहता है, मकर राशि का वो मगरमच्छ। वही पढ़ा है हमने। और मेकर ये पता नहीं कैसे क्या निकल गया है। चलो चलो कोई नहीं, आप इसकी डेफिनेशन बता दो, साइन तो सब हाँ, देख हाँ। लेंगे। इसको भी देखो, इसको भी अगर हम देखें ना, तो ये पिक्चर भी आपको क्या दिखा रही है, देखो कुछ समझ में आ रहा हो तो। सर ये एक तरीके से फिश का ही बैक नहीं आ रहा, इसे जो हाँ, बैक आ रहा है, इसका जो फिश वाला ही बैक आ रहा है। हाँ, मतलब वही सही सही पहुंच रहे हो। मतलब जो होती है ना स्ट्रॉन्ग फिश जिसे कहते हैं, हाँ। मतलब तो इसको आप यूं ही समझ सकते हो कि इसमें सभी में यही दिखा रहे हैं कि आधा हिस्सा जो है मछली का है और आधा हिस्सा फिर ये घोड़े के रूप में है कुछ अलग से, हाँ या मेंढे के रूप में है। तो इसको आप बोल सकते हो कि 30 डिग्री की जो राशि है, 30 डिग्री में से आधी जो है पानी से रिलेटेड है।
जल से रिलेटेड है, आदि स्थल से रिलेटेड, स्थल से जुड़ी हुई है। सर ये तो सी हॉर्स भी हो सकता है ना, जल घोड़ा। हाँ, जैसे मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, दोनों जगह रहता है। तो उसी तरह से ये आकृति है, इसको इसने शो किया है कि पानी की भी है और स्थल की भी है, दोनों जगह ये सरवाइव कर सकती है। इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलो, फिलहाल जो है राशि चक्र की 10वीं राशि है, पृथ्वी तत्व है, ठीक है ना। और पृथ्वी तत्व के क्या क्या है, और कौन कौन सी पृथ्वी की, 2, 6, 10, हाँ जी, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर तीनों पृथ्वी तत्व की है ना। तो हमने 2 को भी हाँ पढ़ा जी। है, 6 को भी पढ़ा है। क्या आया था पृथ्वी तत्व में, क्या क्या निकल के आया था, थोड़ा सा बताएंगे। सहनशील होते हैं तो। हाँ सही है जी, बिल्कुल सही है। लक्ष्य प्राप्ति की तरफ कंटिन्यू लगे रहते हैं, ठीक है ना। एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं उस डिसीजन पे रुकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो है अर्थ एलिमेंट का है। उसके बाद में अर्थ जो है पृथ्वी, वो पोषक भी हर चीजों की, हर चीज को अपने अंदर छुपा के भी रखती है, ठीक है ना। वो सारे के सारे गुण इनके अंदर मिलते हैं 2, 6, 10 में, तीनों में, ठीक है। चलो, तो सर आपने इसके गुण में वैश्य लिखा हुआ है, वैश्य मतलब व्यापारी हो गए। हाँ जी, व्यापारी का जो वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग में और क्षत्रिय वर्ग में और शूद्र वर्ग में कुछ अंतर देखो आप। शूद्र वर्ग जो है काम करने के लिए बोलते हैं, मेहनती वर्ग को काम करने में, ठीक है ना। और क्षत्रिय जो है वो क्रीड़ा स्थल पे भी और राजशाही, तैयार रहता है, हाँ फील्ड में भी तैयार रहता है। अब एक किसान को ले लो आप, एक मजदूर को ले लो जो घर में लेबर करता है मकान वगैरह बनाने में, और एक किसी दुकानदार को ले लो, व्यापारी को जो गद्दी के ऊपर बैठता है। तीनों के स्वभाव में अंतर देख लो आप क्या क्या है। तीनों के स्वभाव में अंतर अपने आप पता चल जाएगा ना। जी जी। हाँ, तो चलो, मकर राशि जो है 10वीं राशि है, पृथ्वी तत्व है, धीर, गंभीर, परोपकारी, पृथ्वी के सभी गुण अपने अंदर समाये हुए अपनी दूरी पर घूमती रहती है। मतलब अपने काम में लगा रहता है और पृथ्वी की भांति ही स्थिर। लोगों की हेल्प करने में भी, अपने अंदर बातें रखने में भी, है ना, और डिसीजन लेके उन डिसीजन के ऊपर रुकने में भी, ये सारा पृथ्वी एलिमेंट का जो है उसको मिलता है। तथा एक निर्धारित समय में अपनी परिक्रमा पूरी करती है। ठीक इसी प्रकार मकर राशि के व्यक्ति धैर्य धारण करके धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। लक्ष्य चाहे चट्टान की भांति कठोर ही क्यों ना हो, लेकिन वे शांत और दृढ़ इच्छा के साथ में, विश्वास के साथ में इसे पाने के लिए निरंतर जुटे रहते हैं। ये पृथ्वी एलिमेंट का वो है, ठीक है ना। मतलब यानी इसको ऐसे भी कैसे दृढ़ शक्ति संकल्प होते हैं। हाँ, आप अर्थ एलिमेंट को आप डिफाइन कर रहे हैं ना, अर्थ एलिमेंट की सारी चीजें निकल के आ रही है, वही चीजें। जी जी जी। 2 नंबर में भी यही मिलेगी, 6 में भी यही मिलेगी, 10 में भी यही मिलेगी। इसके लिए वे कठोर परिश्रम करते हैं तथा यथार्थवादी होते हैं। यथार्थवादी का मतलब जो एक्चुअल में है उसी में जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वर्क वाले। हाँ, कल्पना में नहीं रहते, जो सामने है हाथ में जो चीजें हैं उसी को मानते हैं, ठीक है। चर संज्ञक राशि है। चर अर्थात चलना, निरंतर क्रियाशील रहना। चर का मतलब क्लियर हो गया ना। इन राशि के व्यक्तियों के स्वभाव में सतत प्रयास एवं क्रियाशीलता देखी जा सकती है। ये व्यक्ति मानते हैं कि धीरे धीरे चलने से सदैव विजय होती है। यही कर्मठता इस राशि के व्यक्तियों को दूसरों से अलग बनाती है और उनके लिए उनका उदाहरण बनाती है। इस राशि के व्यक्ति उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं। क्या बोला सर? इस राशि के व्यक्ति ओवरऑल कह लो, उत्तरोत्तर इसका है उत्तरोत्तर
ठीक है ना। उत्तरोत्तर का मतलब सब है कुछ हाँ, सब कुछ उत्तरोत्तर का संभाल मतलब सकते हैं समय मतलब। समय निकल जाने धीरे के बाद धीरे बढ़कर हाँ, धीरे धीरे बढ़कर उन्नति अपने करना। लक्ष्य पे पहुंचते हैं। ओवरऑल अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करके छोड़ते हैं, उससे पहले नहीं रुकते। ठीक है ना। इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं। 10 नंबर और 11 नंबर दोनों के कौन हैं? शनिदेव हैं। शनिदेव। अच्छा, शनिदेव जो हैं वो हलदल के भी वो हैं। क्या चीज? संघर्ष, परेशानी, संघर्ष, संघर्ष परेशानियों को देने वाले, संघर्ष करने वाले, न्यायशील भी हैं। तो आप न्यायशील, कर्मशील। कह सकते हो कि इस राशि वाले जो हैं नीतिपूर्ण कार्य करेंगे, अनीतिपूर्ण नहीं चलेंगे। ठीक है ना। और संघर्ष से घबराएंगे नहीं, संघर्ष उनके जीवन का एक हिस्सा होगा। ठीक है। तो इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिचर भी कहे जाते हैं। चर यानी धीरे धीरे चलने वाले ये व्यक्ति शनि की भांति देर से कार्य करने वाले वे आलसी होते हैं। मतलब काम लेट हो जाएगा लेकिन काम रुकेगा नहीं, बीच में नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि छोड़ के भाग जाएंगे, डिले होगा, हर्डल होंगी, वो इनके जीवन का हिस्सा होंगी, क्योंकि शनि महाराज की ये राशि है। शनिदेव बढ़ते ग्रह हैं। इस राशि के व्यक्ति भी कम उम्र में ही नौकरी करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है ना। इस राशि के व्यक्ति कम आयु में ही नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, होने के कारण शनि कठोर परिश्रमी भी हैं। शनि जो हैं वो कठोर परिश्रमी भी हैं। इस राशि के व्यक्ति भी शारीरिक परिश्रम करने में सदैव तैयार रहते हैं। शनि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, दंड नायक हैं। मकर राशि के व्यक्ति भी इसी स्वभाव के कारण अनुशासन प्रिय होते हैं तथा तर्क देने में निपुण होते हैं। अनुशासन के विरुद्ध जाने पर व्यक्ति को दंड देने में भी नहीं चूकते। ठीक है ना। भगवान शंकर ना सूर्य की और शनिदेव की कहानी पता है किसी को? भगवान शंकर और शनिदेव की? सूर्य की भी और शनि की भी, और शंकर की शनि की दो अलग अलग कहानियां हैं। एक सूर्य और शनि की है। शनि तो सूर्य के पुत्र ही है ना। हाँ, कहानी पता है इसके बारे में? छाया इनकी कैसे थोड़ा बहुत है वो। सूर्य भगवान को दंड पिक्चर वो देखी थी, राधा कृष्ण वाला सीरियल आता है ना, उसमें देखा था इनकी स्टोरी। सूर्य भगवान को दंड दिया था इन्होंने, उसके बारे में पता है कुछ? थोड़ा बहुत पता है, बताइए, अभी क्लियरिटी नहीं है। चल, सूर्य की अग्नि जो है वो तेज थी, और सूर्य की जो पत्नी थी वो उनके संपर्क में नहीं जा पाती थी, तो वो तपस्या करने के लिए चली गई। उन्होंने अपना एक क्लोन बना के छोड़ दिया उनके पास में। मतलब एक अपनी छाया बना के, अपना एक परछाई बना के, डुप्लीकेट बना के उनके पास छोड़ दी कि भाई इनको पता नहीं चलेगा, मैं जाके अपनी तपस्या कर आऊंगी। उसका नाम था छाया, जो क्लोन बोलते हैं। उस छाया से शनिदेव उत्पन्न हुए। शनिदेव जो हैं काले वर्ण के थे। जब उनकी पत्नी आई तो उनकी पत्नी ने आते ही क्या कहा कि भाई अब मैं आ चुकी हूँ और तेरी आवश्यकता है नहीं क्लोन की, तो क्लोन को खत्म कर दो, हटा दो। ठीक है। अब क्लोन को तो हटा दें, क्लोन से जो पुत्र उत्पन्न हो गया उसको कौन अपनाए? ठीक है। वो ब्लैक वर्ण के थे, तो सूर्य भगवान जो हैं उन्होंने उनको अपनाने से भी मना कर दिया कि भाई ये मेरा बेटा है ही नहीं। ठीक है। तो भगवान शंकर के उपासक थे अपने शनि महाराज जी। तो वहां से दंड नायक की इन्होंने उपाधि ले ली थी। दंड नायक की उपाधि लेने पे इन्होंने सूर्य देव को जलाना शुरू कर दिया। जब सूर्य देव जलने शुरू हो गए, जब सब जगह सारे इकट्ठे आए, तो जब इन्होंने उनसे पूछा कि भाई इसमें मेरी माँ का क्या फॉल्ट था, मेरी माँ का क्या कसूर था? ठीक है ना। तो दंड देने में ये अपने पिता को भी दंड देने से पीछे नहीं हटे। कहानी ये मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, इसी तरह से जो उनके गुरु थे, शंकर भगवान खुद गुरु थे, तो जब उनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़नी थी तो उन्होंने जाके बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी मैं तो आपके ऊपर दृष्टि डालूंगा और आपको भाई परेशानी आएगी।
तो आप देख लेना कैसे क्या करोगे। तो शंकर भगवान जो है बैल बन के या नादिया बन के जंगलों में चलने के लिए चले गए और वहां उनके पीछे कुत्ते लग गए, तो बसते बसते वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए थे, ठीक है ना, अपने आप को बचाने के लिए। बाद में जब भगवान शंकर का और उनका सामना हुआ शनि महाराज का, तो शनि महाराज से कहने लगे, बोले भाई तू आ रहा था, क्या बात हुई, आया तो नहीं? बोला जी मैं तो आया था। तो बोला फिर मेरे को क्या परेशानी हुई? तो तीनों लोगों के स्वामी अगर पशु बन के जंगलों में घूम रहे हैं और उनके पीछे कुत्ते पड़ रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या लोगे? तो कहने का मतलब दंड देने के मामले में उन्होंने अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा और दंड देने के मामले में उन्होंने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। तो ये दंडनायक हैं, इनकी किसी के प्रति प्रीति नहीं है, ठीक है। और जो ये हम बोलते हैं ढैया बोलते हैं या साढ़े सती बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें ये कर्मों का जो है वो हिसाब करते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आपको ढैया से साढ़े सती से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे रहे हैं तो उसका परिणाम ये उसमें देते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी 2.5 एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो जिस राशि में रहते हैं उससे पहले वाले 2.5 साल और उससे अगले वाले 2.5 साल, यानी कि 3 राशियों को ये प्रभावित करते हैं इकट्ठा। एक तो जिस राशि में बैठे हैं उसको, एक जिससे आए हैं उसको, और एक जिसमें जाएंगे उसको। तो इसको बोलते हैं 2.5 7.5 साल। इसको ढैया और साढ़े सती बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, कहने का मतलब यही था कि दंडनायक हैं, ये राशि जो है ये उनसे प्रभावित है, तो सेम इसके ऊपर भी रहेगा। अगर कोई चीज, कोई गलत चल रहा है, अनुशासन के खिलाफ है, तो उसको दंड देने में पीछे नहीं हटेंगे, फिर वो चाहे उसका दोस्त हो, चाहे उसका गुरु हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। हड़बड़ी इनके जीवन में भरी होती हैं, परेशानियों को ये कोई काउंटिंग करते नहीं, परेशानियां इनके जीवन का हिस्सा है, ठीक है। जिस काम को पकड़ा है लगातार निरंतर उस काम में लगे रहते हैं, अचीव करने में समय लगता है लेकिन उस काम को पूरा करके छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है अपने बनाए सिद्धांतों को मानना और उन्हीं का नेतृत्व देना इनका स्वभाव होता है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और खुलकर उनका विरोध करना, अन्यायियों की आलोचना करना इनकी विशेषता होती है। परंतु जहां अधिकार एवं सत्ता अधिक होती है वहां निरंकुशता भी आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए ये व्यक्ति यदा कदा मतलब कभी कभार निरंकुश भी हो जाते हैं। निरंकुश मतलब जिन पे अंकुश ना लगाया जा सके, ठीक है ना। निरंकुश हो जाते हैं, वह एकाधिकार चाहते हैं, वह सब न मिलने की स्थिति में स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसलिए इनके अधिक मित्र नहीं होते, क्योंकि ये नहीं पता होता ना कब उस चीज से नाराज हो जाएं, कब उसके अनुशासन से नाराज हो जाएं। भाई आजकल सबको चाटुकारिता चाहिए, चाटुकारिता ये करेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा कि उनके मित्रों की संख्या जो है वो कम हो जाती है, और ये स्वयं भी किसी का के विश्वसनीय नहीं माने जाते, क्योंकि जिसके साथ रहते हैं उसी की बुराई अगर आ गई तो उसी को वो धमका देंगे या उसी को रोक देंगे। अब ये चीज कोई चाहेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ कहेंगे कि विश्वसनीय नहीं है बंदा। मतलब कुल मिलाकर बात होगी सर, ये मकर राशि वाले बंदे मतलब पर्सन जो होता है वो की हिम्मत रखते हैं, चापलूसी वाला बंदा नहीं होता जी। हाँ, जो गलत को गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा, उससे लोग अपने आप कटेंगे, उसके साथ में ज्यादा दोस्ती नहीं होगी, ठीक है ना। वो अकेलेपन में होंगे, वो अपने काम में निरंतर लगे रहेंगे, ठीक है। जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को पूरा करेंगे। जीवन में हड़बड़ परेशानी आएंगी, उसको वो कुछ समझेंगे नहीं। कुछ लोग तो होते हैं ना छोटी छोटी परेशानी में परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग बड़ी से बड़ी परेशानी को भी लेट्स गो कहते हैं, चलो कोई बात नहीं और आने दो, कोई बात नहीं, उन्हीं में से जी। तो इस तरह से ये राशि पूरी होती है। और मकर राशि के व्यक्तियों को अपनी एकाकी प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। ये उनके लिए सुझाव है कि वो इकल्ले रह के खुश होते हैं ना, तो उसको कहते हैं थोड़ा सा इकल्ला ना रह के उनमें रहना शुरू करें। आगे कुंभ राशि है। कुंभ राशि 11वीं राशि है, और कुंभ राशि का जो पिक्चर है वो घड़ा दिखाई देता है,
एक लड़की घड़ा उठाए हुए। हाँ जी, पुरुष है लड़की है? लड़की पुरुष होगी है, शायद पुरुष। से। नहीं, पुरुष है। अच्छा, ये तो पिक्चर ही सारी चेंज कर रखी है उठा के, नई स्टाइल की पिक्चर सारी सारी, पुरानी उठा दी, अमेंडमेंट हो गई। ये उठा सकते हो। अच्छा, इसी पिक्चर को इसमें कन्वर्ट किया, ये घड़ा ले रखा है, स्टाइलिश घड़ा ले रखा है। ठीक है, स्टाइलिश घड़ा है और कुछ नहीं, वही है पिक्चर, वही है। तो इसको जो सही, ये या ये भी दिखाई दे रहा है, घड़ा दिख रहा है, कोई भी पिक्चर ले लो, ये ले लो। भाई घड़ा जो है उससे पानी बाहर पड़ रहा है, ना कि उसके अंदर बंद है। पिक्चर जो दिखा रही है ना, पानी जो है घड़े से बाहर आ रहा है, घड़े के अंदर रुका हुआ नहीं है। कोई भी पिक्चर लेंगे इसकी। चलो 11वीं राशि है, वायु तत्व है, ठीक है ना। अच्छा, वायु का स्वभाव क्या है? स्थिर वो बहना। बहना, उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। और इसमें से 4 घटा दें 7, और 7 में से 4 घटा दें 3, यानी 3, 4 और 3, 7 और 11, तीनों जो है वायु के स्वभाव में है, वायु तत्व में है, तो तीनों में कुछ समानताएं मिलेंगी। कुंभ राशि 11वीं राशि है, वायु तत्व प्रधान है। कुंभ राशि के व्यक्ति वायु की भांति स्वच्छंद होकर उड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। अपनी राह में किसी का हस्तक्षेप इनको पसंद नहीं होता। यह ऊंची उठने वाली हवा की भांति उच्च विलासी होते हैं, इनकी इच्छाएं जो हैं बड़ी होती हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण वातावरण में समान रूप से फैलती है, सभी के लिए समान होती है, ठीक उसी प्रकार कुंभ राशि के व्यक्ति भी परोपकारी व उदारवान होते हैं। किसी भी पूर्वाग्रह और लघु दृष्टिकोण से दूर होते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? पहले से अनुमानित होना, पहले से जैसे इनको पता है कि हाँ ये पहले से ही कोई ना कोई अपनी वो बना लेना, छवि बना लेना, ठीक है ना। तो ये पहले से किसी के बारे में छवि नहीं बना के रखते। मतलब ये किसी की कही हुई बातों में, किसी के ने किसी को बारे में कुछ कहा तो उनकी बातों में ना आकर जब तक उसको पर्सन को खुद नहीं उसके बारे में जांच लेते, बात कर लेते, मिल लेते, तब तक उसके बारे में कोई अपने अपने उस व्यक्ति के प्रति अपनी कोई राय नहीं बनाते। हाँ, सुनी सुनाई बातों से अपनी राय नहीं बना के रखते, वो पूर्वाग्रह होते हैं, ठीक है ना। किसी भी पूर्वाग्रह या लघु दृष्टिकोण यानी छोटे दृष्टिकोण से दूर होते हैं, इसलिए यह संगठन व समूह में अच्छा काम करते हैं। इस राशि के व्यक्तियों के समूह के रूप में कार्य की भावना प्रधान होती है। जिस प्रकार वायु वातावरण में मौजूद तो होती है परंतु दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार कुंभ राशि के व्यक्ति भी अपने द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने से बचते हैं। सादगी और सरलता से अपना कार्य करने में विश्वास रखते हैं। यह स्थिर संगत राशि है, ठीक है। और स्थिर संगत का मतलब क्या है? अर्थात स्थायी। ऐसे ही कुंभ राशि के व्यक्ति भी निरंतर बाधाओं का सामना करते हुए एक समान व्यवहार रखते हैं, जीवन मूल्यों का से समझौता नहीं करते। स्वभाव की यह स्थिरता ही उन्हें सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करती है, जिससे यह विषय की गहराई तक उसका विश्लेषण करते हैं। वो बातें यह सोचते हैं वह अन्य व्यक्तियों की सोच से कई बार परे होती है। इनकी जो थॉट्स हैं इनके अन्य लोगों से जो हैं वो दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते, छोटी सोच नहीं होती इनकी, ठीक है ना। और छोटी सोच और छोटी दृष्टि नहीं होती इनकी, तो इसलिए जो है आम लोगों से इनकी जो सोच है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। इस राशि के स्वामी कठोर परिश्रमी है। क्यों? 10 और 11 किसकी है? मंगल की।
और मंगल नहीं, सॉरी मंगल नहीं, 10 और 11 जो है शनि की, और शनि जो है कठोर शनि की। परिश्रमी है। ठीक है, तो यहाँ पे कठोर परिश्रमी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, न्यायाधिकारी होते हैं। क्यों? शनि महाराज भी न्यायाधिकारी हैं। ठीक है, कठिन परिश्रम शनिदेव हैं। इस राशि के व्यक्ति भी कठोर परिश्रम कर अपनी योग्यता को सिद्ध करते हैं। योग्यता शनिदेव की कसौटी पर खरे उतरकर ही सिद्ध हो पाती है। शनि जमा चर अर्थात धीरे चलने वाला। इस राशि के व्यक्तियों को भी देर में परिणाम मिलते हैं। परिणाम पाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। इससे इनका दृष्टिकोण दार्शनिक हो जाता है। अच्छा, 11वीं राशि के बारे में एक चीज और है, कालपुरुष की कुंडली के बारे में हम सभी जानते हैं। हाँ जी। कालपुरुष की कुंडली में 11वीं राशि जो है 11वां घर, और 11वां घर किस चीज के लिए बोलते हैं? इच्छा पूर्ति के लिए। 11वां लाभ प्राप्त, हाँ, लाभ के प्राप्ति लिए, के लिए। इच्छा पूर्ति का, आय का, है ना। तो ये इच्छा पूर्ति का भी 11वीं राशि जो है इच्छा पूर्ति की भी है। शनिदेव न्यायाधिकारी हैं, अतः सर्वोच्च रहना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही कुंभ राशि के व्यक्ति भी बेहद स्वाभिमानी होते हैं। इनका यही स्वाभिमान यदा कदा अहम में बदल जाता है, जिस कारण इस राशि के व्यक्ति अपनी प्रगति में स्वयं बाधक हो जाते हैं। मैं आ जाती है ना, वहां अपने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, रास्ता रोक लेते हैं। इस राशि के चिन्ह जो है कंधे पर कलश धारण किए हुए, भाई कंधे पर कलश धारण किए हुए, कंधे के ऊपर घड़ा रख रखा है। ठीक है ना। पृथ्वी पर जल डालता हुआ पुरुष, पृथ्वी पर जल डालता हुआ, जल डाल, इसकी जो है आकृति है। तो पृथ्वी पर जल डालना शुभत्व एवं परोपकार का प्रतीक है। ठीक ऐसे ही मतलब व्यक्ति जी, ये व्यक्ति मतलब जो कमाते हैं वो मतलब हमारी पृथ्वी को दूसरों को समर्पित कर देता है। ये कहना गलत होगा। ये कहना फिर इसको कैसे डिकोड करेंगे सर? ये कह सकते हो दूसरे व्यक्तियों का भला करने के लिए ये तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, यूं कह सकते हो। धन्यवाद। परोपकारी होते हैं। हाँ, परोपकारी होते हैं, ये कह सकते हो। ठीक है जी। क्योंकि आज के दिन तो बच्चा अगर कोई खिलौना ले रहा है ना, उससे बच्चे से खिलौना लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेनी मुश्किल हो जाती है। तो कोई अपना कमाया हुआ तो क्यों लेगा, है ना जी। तो यहाँ पे पृथ्वी पर जल डालना शुभत्व और परोपकार का प्रतीक है। ठीक ऐसे ही कुंभ राशि के व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं तथा मानवता और ईमानदारी की भावनाओं में मन में विश्वास रखते हैं। चिन्ह में घट से नीचे, यानी जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है इसमें घट से नीचे की ओर बहती हुई जलधारा, गड्ढे से नीचे की तरफ जो जलधारा बह रही है उसके लिए कह रहा है कि कुंभ राशि के व्यक्तियों में भी लेखन कलादि की जन्मजात प्रतिभा की धार होती है। इस राशि के व्यक्ति जल की भांति निर्मल भावुक होते हैं और भावनाओं को ठेस लगना सह नहीं पाते, और यही इनके व्यक्तित्व को नकारात्मक पक्ष बन जाता है। ठीक है ना। ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति को आसानी से क्षमा नहीं करते। क्षमा नहीं करने का ये कहां से आया? शनि महाराज के उससे, चाहे गुरु था चाहे पिता थे। ठीक है ना भाई, दंड तो देंगे, न्यायकर्ता। हाँ। अपनी इस जिद के कारण बहुत अकेले हो जाते हैं। कुंभ राशि शरीर में पिंडलियों का स्थान रखती है। जो घुटने हैं हमारे, नी बोलते हैं जो, इससे नीचे के स्थान जो है ये पिंडलियां हैं। तो 11वां स्थान वहां पे पिंडलियों पे आ गया हमारा, है ना। इस राशि में घनिष्ठा, शतभिषा और तो यहाँ पे ये हो गया कि इस राशि के धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रा नक्षत्र आते हैं। अतः इस राशि के व्यक्तियों के जीवन में इन नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों मंगल, राहु और गुरु की महादशाएं आ सकती हैं। कैसे? धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रा
जो तीनों नक्षत्र हैं, तीनों नक्षत्रों के लॉर्ड जो हैं उनके बारे में इन्होंने बोला कि इनकी दशाएं जो हैं ये आ सकती हैं। चलो, कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने लोगों को क्षमा न करने की प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास करें, ये यहाँ पे सुझाव दिया जाता है। ठीक है जी। आगे है आपके मीन। हाँ जी बोलो सर, इसके नक्षत्र बताइए। धनिष्ठा, शतभिषा और नक्षत्र का उससे देख लेना, वो जो अपन ने भेजी थी ना, एक्सेल की सीट भेजी थी, नहीं भेजी थी तो फिर दोबारा भेज दूंगा, उसके अंदर सारे डाल रखे। हाँ, एक बार आप बोल रहे थे ना, बता दीजिए, मैंने रिटर्न नहीं करा अभी। इसको छोड़ दो, कोई नहीं, रिटर्न को वहां पे जो लिखा हुआ होगा ना उसको देख लेना। हाँ, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई। राशियां जो हैं अपने को पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं। या इसका सिंपल एक तरीका और भी है भाई, हमने 11वीं राशि देखनी है ना। 11वीं राशि देखनी है तो 10 राशियां तो कंप्लीट हो चुकी मेरी। 10 राशियां कंप्लीट हो चुकी तो 2.25 गुना 10 कितना हुआ? 12.5 नहीं, 12.5 नहीं, 10 दूनी 20। 20 नक्षत्र तो एक निकल गए और 2.5 एक निकल गए, तो 22.5 नक्षत्र निकल गए। 23वां नक्षत्र आधा निकल चुका। 23वां नक्षत्र कौन सा देख लो, 23वां, 24वां और 25वां, वो इसमें आ रहे हैं। ठीक है ना। नक्षत्रों के जैसे याद होंगे ना, हो जाएंगी चीजें, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएंगी। आज नहीं हुई है, 3 महीने बाद हो जाएंगी, 6 महीने बाद हो जाएंगी। ठीक है ना। ठीक ठीक। तो जो जितने नंबर राशि है उसको 2.25 से गुना कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है। मीन राशि, मीन राशि जो है राशि चक्र की अंतिम राशि है जी। जल तत्व इसका जल तत्व इसका वो है, प्रधान है, प्रभाव है। ठीक है। जिस प्रकार निर्मल व सौम्य जल व्यक्ति की प्यास बुझाकर जीवन देता है, उसी प्रकार मीन राशि के व्यक्ति भी विनम्र और सौम्य स्वभाव के होते हैं, मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण होते हैं। जल की तरह जीवन देने की इनकी परोपकारी एवं सहानुभूति पूर्ण प्रकृति होती है। यह सबकी मदद भोलेपन से करते हैं। वह लोक हितैषी होते हैं और अपने भोलेपन से अक्सर लोगों को की धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना जी। बिल्कुल सही है भाई, जो आदमी भोलेपन में रहेगा वो तो शिकार बनेगा ही। जो तेज आदमी है उनका काम क्या है, यही है, उनको ढूंढना है, उनको शिकार बनाना है। ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल का कार्य है बहना तथा अपने राह में आने वाली दिक्कतों को हटा देना या वस्तुओं को धोना। ठीक है ना। मीन राशि के व्यक्ति भी सहृदय होते हैं तथा व्यक्ति की जरूरत पता चलते ही उसी क्षण उसकी मदद के लिए चल पड़ते हैं। जैसे जल का प्रवाह निरंतर होता है, ठीक वैसे ही इस राशि के व्यक्तियों की कल्पनाएं भी असीमित होती हैं। ठीक है। उसके बाद में 3, 6, 9, 12 देव स्वभाव है। ठीक है ना। तो देव स्वभाव क्या है, अभी ये थोड़ी देर बाद वो चेंजिंग। तो देव स्वभाव अर्थात दोहरा स्वभाव, इस राशि के व्यक्ति भी ऐसे होते हैं। ये कभी तो अपनी कामनाओं और अभिलाषाओं से अनभिज्ञ होते हैं और कभी इनके मन में अलौकिक कामनाएं होती हैं। इस राशि के देवगुरु जो हैं, गुरु हैं, बृहस्पति हैं। देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। इस राशि के व्यक्ति ज्ञानी, ईश्वर में विश्वास रखने वाले, परोपकारी, भेदभाव से रहित। जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्यों को समान रूप से देखता है, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार मीन राशि के व्यक्ति भी सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। बुराइयों के प्रत्यय उत्तर में अच्छाई करना ही इनकी विशेषता होती है। ज्ञानी, गुण, व्यवहार कुशल, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, रूढ़ियों का पालन करने वाले। रूढ़ियां क्या होती है जी? पुराने रीति रिवाज वाले, जो पूर्वजों ने रीति रिवाज बनाए हैं वो रीति रिवाज, ठीक है ना, उन पर चलने वाले होते हैं। इस राशि के व्यक्ति भी बातचीत की कला में निपुण व समझदार व नीति निपुण होते हैं। अतः यह व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, परंतु अधिक ज्ञानी होने के कारण
कभी कभार इनमें डिंग मारने की वो आदत हो जाती है। कभी कभार आशा से अधिक आत्मविश्वासी दिखने का प्रयास करते हैं। इस राशि का चिन्ह जल क्रीड़ा करती हुई 2 मछलियां हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार मछली अकेले अपनी ही दुनिया में तैरती रहती है, उसी प्रकार इस राशि के व्यक्ति भी कल्पना लोक में अकेले ही रहना चाहते हैं और इनका काल्पनिक लोक परिकथाओं का सा होता है। इनमें डूबकर यह व्यक्ति जीवन की वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। जिस प्रकार मछली पानी से निकाले जाने पर तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार मीन राशि के व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। उनसे दूर हो जाने पर वो सहन नहीं कर पाते, ठीक है ना। भावनाओं से बंधे होते हैं, भावनाओं के खिलाफ जो जाए तो फिर वो जैसे बिन पानी की मछली होती है, उनका स्वभाव हो जाता है। यह राशि शरीर में दोनों पैर, तलवे और पैर की उंगलियों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा मैंने बताया था कि मेष राशि जो है सिर मान लो, तो मीन राशि जो है नीचे का हमारे पंजे आ गए। इस राशि के पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा और रेवती नक्षत्र आते हैं। अतः इस राशि के व्यक्ति के जीवन में इन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह गुरु, शनि और बुध की महादशाएं आती हैं। सुझाव: मीन राशि के व्यक्तियों को आत्मश्रद्धा ये नहीं समझना है कि प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। क्या चीज सर? क्या चीज की प्रवृत्ति? आत्म के बाद में पता नहीं क्या लिख रखा है, ये समझ में नहीं आया। आतुरता नहीं, इसको ये समझ लो जैसे इन्होंने बोला था ना कि आत्मविश्वास ज्यादा होने की वजह से डिंग मारने की वो कर देते हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं ना, हमारी तरफ एक कहानी, अति आत्मविश्वास। हमारी तरफ एक कहानी थी छोटी सी। उस कहानी के अंदर क्या था कि 3 गप्पे लगाने वाले बैठे थे, ठीक है ना। तो कहने लगे, बोले भाई जब हम गप्पे छोड़ते हैं ना, भाई लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, तो सामने वाले को जचे कि फायदा क्या है। तो दूसरे ने कहा ठीक है, तू बीच में है ना, वो कर देना, कोई इशारा कर देना ऐसे कुछ इशारा कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि बहुत लंबी लंबी बातें छोड़ दी, ठीक है ना। तो बोले ठीक है। तो वो बताने लगे कि एक जंगल में इतना बड़ा बंदर देखा, उसकी पूंछ जो थी वो 20 मीटर लंबी थी। तो दूसरे ने कहा तो समझ गया भी 20 मीटर लंबी ज्यादा बता दी। तो उसने कहा भाई 20 तो नहीं थी, 10-12 तो थी, 10-12 मीटर तो थी। तो फिर से उसने कर दिया तो कहने लगा 10-12 तो नहीं, 4-5 मीटर तो जरूर थी भाई, बहुत लंबी पूंछ थी। बोला 4-5 मीटर तो पक्का थी। तो तीसरा बोला कि इसके खंगारे की तरफ मत जा, नहीं तो तेरे बिना पूंछ का बंदर बना देगा तेरा अगर इसके खंगारों पे जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि ये आत्मविश्वासी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, भावना से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कई बार वो हो जाते हैं, क्या नाम है, गप्पे आंकने वाले या डिंग आंकने वाले, लंबी छोड़ने वाले। तो उसमें उस चीज को वो किया है कि भाई उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको है ना वो दे दूंगा, PDF दे दूंगा, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप सुनोगे, सुनने से समझ में भी आएंगी, ठीक है ना। तो राशियां हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। आगे जो है हम चलेंगे तिथि, वार और करण। अगले हफ्ते का जो हमारा सर एक बात पूछना चाह रही थी। राशियों को कुंडली में किस हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिकोड करते हैं, या फिर वो चंद्र राशि के हिसाब से डिकोड करेंगे, या फिर उसको लगन राशि को डिकोड करेंगे? मतलब 3 चीजें हैं, अब तीनों में से किसको हम डिकोड करेंगे? मतलब कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लगन राशि को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए कि चंद्र राशि को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कि डेट राशि भी चलती है तो उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? बताते हैं अभी। अपना नवदीप जी बोलेंगे इसके ऊपर कुछ? नहीं, मेरे को नहीं कुछ पता। अच्छा। मैं भी सुनना चाहती हूँ। चल कोई, मेरे को कुछ और पूछना है, मैं पूछूंगी अभी। बता दो, आप भी बता दो, हो सकता है दोनों का एक ही हो। नहीं, मेरे ये नहीं है, जैसे मेरे को ऐसे पूछना है, जैसे गुरु के 3 नक्षत्र है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रा, और गुरु की राशि मीन और धनु है, तो ये कैसे करेंगे?
कौन से नक्षत्र किसमें आएंगे? इसकी अपनी वो वीडियो है पीछे नक्षत्र की। तो नक्षत्र को राशियों में भी बांट रखा है हमने, और नक्षत्रों के लॉर्ड भी बना रखे हैं अलग अलग। तो दोनों का तरीका अलग अलग है। जैसे राशियां हमने बांटी ना, जैसे अभी पूछा था इन्होंने, तो मैंने बताया था कि अगर आप 11 नंबर राशि को देख रहे हो और ये देखते हो कि उसके अंदर कौन कौन से नक्षत्र आए, ठीक है ना, तो आप पीछे कितनी राशियां जा चुकी, 11 से पहले 10, और एक राशि में कितने नक्षत्र आए, 2.25, तो 10 गुना 2.25 कर दो। 10 गुना 2.25 का मतलब क्या हो गया, 10 दूनी 20, 20 नक्षत्र तो कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। और 10 नक्षत्र हो गए 1/4, तो 1/4 को अगर 10 को 1/4 से भाग देंगे तो 2.5 और निकल गया 2.5, ठीक है ना। यानी 22.5 नक्षत्र जब पूरे हो जाएंगे तब 11वीं राशि आएगी, ठीक है। तो आप जो है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, इस तरह से सीरीज याद कर रखी है ना, तो वो अगर उंगलियों पे याद रहेगी आपको, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि 27वां रेवती है, 27वें से पहले 26वां कौन सा है, 25वां कौन सा है। जैसे हम एबीसीडी नहीं करते थे, तो हम एबीसीडी जब याद करते थे तो ए से लेके जेड तक तो याद करते ही करते थे, उसके अलावा जेड से लेके ए तक भी पढ़ते थे सीधा चलने के लिए। बीच में से कटमा भी होते थे। कटमा का मतलब 11वां अक्षर कौन सा है, 12वां अक्षर कौन सा है, यूं भी तो देखते थे ना। तो वही सेम 27 एबीसीडी है हमारी। 27 एबीसीडी में अब हमारे को पता चल गया कि 23वां नक्षत्र जो आएगा वो जो है 11वीं राशि का आएगा, और उसके पहले 2 चरण जो हैं वो 10वीं राशि में जा चुके होंगे, और अगले 2 चरण जो हैं वो 11वीं राशि में आ चुके होंगे। तो अब उनको अगर याद कर लोगे या लिख के रख लोगे तो अपने को पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि भाई गुरु के नक्षत्र कौन कौन से आते हैं, ठीक है, गुरु के नक्षत्र कौन कौन से आते हैं। अब उसको सीरीज हमने कैसे बांटी थी कि अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये हो गए 9, ठीक है ना। तो 9 को पहले नक्षत्र को हमने दे दिया केतु को, दूसरा दे दिया शुक्र को, तीसरा दे दिया सूर्य को, केशु, फिर चमरा, तो चौथा जो था वो चंद्रमा को गया, 5वां जो था मंगल को गया, 6वां राहु को गया, 7वां फिर गुरु, 7वां गुरु को गया, 8वां शनि को गया, 9वां बुध को गया, हो गए ना ये। इसी तरह से फिर ये सीरीज फिर से शुरू हो जाएगी 10 से लेकर 18 तक, फिर 19 से लेकर 27 तक फिर से शुरू हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि ये देखो, केशु चमरागु, तो 7वां नक्षत्र आया ना, 7वां आया हमारा। 7वें नक्षत्र के साथ में बाकी नक्षत्र कौन कौन से हुए और देख लो, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। तो पहला कौन सा है, पुनर्वसु आया ना, पुनर्वसु के साथ में 2 और आएंगे गुरु के, ठीक है, विशाखा और पूरा भाद्र। हाँ, ये इसका आ गया। तो ये इस तरह से अलग बांट रखे हैं, बांटने का तरीका अलग है। ये पहले अपन वीडियो भेज रखी है, देख लेना, नहीं समझ में आए तो फिर बता देंगे, कोई नहीं। और मेरे हिसाब से हाँ जी सर, नोट्स भी दोगे ना? हाँ, नोट्स भी देंगे, सारी चीज देंगे भाई, ठीक है ना, आप सिर्फ पढ़ते रहो। उसमें तो फिर हाँ, हाँ जी, उसमें तो ये सब आ जाएगा फिर। हाँ, ना नोट्स की कमी रहेगी, ना वीडियो की कमी रहेगी, ना बताने की कमी रहेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी भाई। हाँ जी, तो ठीक है, ओके। अब इनका क्या सवाल था, मैं भूल गया इनका, आप वाला बताना पहले। सर मैं ये पूछना चाहती थी, चंद्र राशि हो गई, लगन राशि हो गई, एक डेट ऑफ बर्थ की राशि हो गई, तो तीनों में से क्या प्रैक्टिकली हम लोग को ज्यादा मानना चाहिए? कोई कहते हैं लगन पे जोड़ दो, कोई कहते हैं चंद्र राशि पे दो, और जो न्यूमरोलॉजी वाले हैं वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक थोड़ा सा माइंड एक तरफ हुए, मतलब ऐसा है, 100 में से 80 लोग जो हैं वो चंद्र राशि को प्रधान मानते हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो आप चंद्र राशि को पकड़ के चलो। चंद्रमा जन्म के समय व्यक्ति का चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था और कौन सी राशि पे था, ये अहम है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी बात आती है कि हम उसके अकॉर्डिंग नाम रखते ही नहीं है, लगन राशि के अकॉर्डिंग। भाई नहीं, लगन राशि के अकॉर्डिंग नहीं भाई, किसी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग नेम रखा जाता है ना। किसी ने पंडित जी से नाम पूछा, पंडित जी नाम बता दो, अगले ने कहा भू पे रख ले, ठीक है। अब उसको पसंद आ रहा है आमिर खान, ठीक है ना, या देवानंद, कोई भी नाम पसंद आ रहा है,
अब वो से उसकी संतुष्टि हो ही नहीं रही, ठीक है, तो उसने पूछ तो लिया लेकिन रखा नहीं, लेकिन उसे उसका नाम तो नहीं रखा, ठीक है, अब नाम रख दिया उसका देवानंद, तो फेमस किस नाम से हुआ? देवानंद के नाम से। या प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो तो यूसुफ खान और दिलीप कुमार, दिलीप कुमार का नाम क्या था एक्चुअल में? यूसुफ खान, लेकिन जानता कौन था यूसुफ खान के नाम से? सब दिलीप कुमार के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो दै जिस नक्षत्र में आता है उस राशि का स्वामी जो है वो उसका देखेंगे। मतलब नक्षत्र जिस राशि में आता है, हाँ, बोलता नाम जो पर आपका है, ठीक है ना, बोलता पर नाम। ये मैं कहना चाह रही हूँ आजकल क्या चल रहा है कि लगन राशि को इम्पोर्टेंट दी जा रही है। अकॉर्डिंग मैंने बचपन से जो देखा है सुना है वो चंद्र राशि पे चल रहा है, पर आजकल जो ज्योतिष है या फिर जो एस्ट्रोलॉजर है, जो वास्तु शास्त्री है, वो लगन राशि वो पूरा डिकोड करते हैं कि पूरा जोर मारते हैं कि लगन में जो बैठा है वही तो आप हो, उसे चंद्र राशि आप थोड़ी हो। एक बोलते हैं स्टैटिक्स समझते हो क्या? मैथमेटिक्स होती है इनकी। मैथमेटिक्स तो नहीं कहूंगा, सांख्यिकी। अच्छा अच्छा, है मेरे ना। को इस बारे में नॉलेज नहीं है। 10th क्लास में मैथ के सवाल थे, मैथ के सवाल में हम निकालते थे, उसमें निकलते थे काफी सवाल थे। सवाल ये थे कि मीड और मीन सुना होगा ना, क्या बोलते थे उसको? मध्य और मध्यक, शायद हाँ, कुछ कुछ हल्का सा ब्लन आ रहा है आपने। मीन और मीडन को मध्यम और भाई हमारे पास हाँ में कुछ ऐसा 30 बच्चे हैं, हम्म किसी का वजन 10 किलो है, किसी का 20 किलो है, किसी का 15 किलो, किसी का 17 किलो है, तो एवरेज निकालनी जी तो कैसे निकालेंगे? समझ गई, कुछ हल्का सा ध्यान आ रहा है 10th क्लास का, आगे ध्यान हल्का में सा भाई एवरेज कैसे निकालेंगे? हल्का सा। सबका टोटल कर देंगे। 20 हम्म स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट का टोटल कर दिया हमने, हम्म ठीक है, और 20 से भाग दे दिया। या इसका दूसरा एग्जांपल देखो, किसी बच्चे ने 10th पास की, हम्म उसमें 10वीं में उसके नंबर सॉरी इंग्लिश में उसके नंबर आ गए 90 नंबर, मैथ में आ गए उसके 100 नंबर, ठीक है ना, हिंदी में उसके नंबर रह गए 50, साइंस में 70, ठीक है ना। तो परसेंटेज क्या बोलेंगे आप? एवरेज क्या बोलेंगे? हाँ समझ गया आपके क्या। जितने सब्जेक्ट थे सबका टोटल किया और जितने सब्जेक्ट थे उससे भाग दे दिया, तो जो निकल के आया वो बोल दिया हमने कि इसकी ये परसेंटेज है। भाई अगर अलग अलग सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम कह देंगे कि मैथ में 100 है भाई, ठीक है ना, हिंदी में 40 है भाई, इंग्लिश में 90 नंबर है भाई, लेकिन एवरेज बात करेंगे तो कहेंगे 75% मार्क्स आ गए या 80% मार्क्स आ गए, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे क्या क्या कोरिलेट की? यहाँ पे कोरिलेट यूं की कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पूर्व समय से ही है कि कुछ जन्म लगन को मेन मानते हैं, कुछ चंद्र लगन को मेन मानते हैं, कुछ सूर्य लगन को मेन मानते हैं। तो तीनों को पढ़ने के लिए प्राचीन समय में ही सुदर्शन चक्र का निर्माण हो चुका था, ठीक है। सुदर्शन चक्र समझते हो? बिल्कुल भी नहीं पता सर, ये वर्ड ही मैंने आज पहली बार आपसे सुन रही हूँ, क्या है? अब भी क्लियर हो जाएगा, ये भी चीज होती है ऐसी, मतलब इनको अब भी क्लियर हो देखने जाएगा, का। अब क्लियर हो जाएगा। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना जी। इसमें? ये देखो एक कुंडली मैंने ये बना दी, ठीक है। जी अब यूं कहोगे ये कुंडली किस तरह की है, ये तो देखी नहीं, या देखिए मैं तो पहली बार ये सब देख रही हूँ, नहीं मतलब ही नहीं होता इस सब को देखने का। आज आपको नई कुंडली दिखा दिया।
ये कुंडली बन गई। ठीक है, इसको बोलेंगे सुदर्शन चक्र। अच्छा, हर एक चीज अपने नाम के ऊपर, उसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर रखी जाती है। जी समझ में आ गई कुंडली? बिल्कुल भी नहीं सर, समझ में पहली आई? बार देख रही हूँ मैं अभी खुद। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। ये 3 कुंडलियां बनी हुई हैं। अच्छा ये 3 कुंडलियां हैं। ये आ गई 1 नंबर कुंडली। ठीक है, ये आ जी गई चंद्र कुंडली, और ये आ गई सूर्य कुंडली। अच्छा, अब समझ में आ गया? हाँ अब हल्का सा कुछ पता लगा। भाई D1 चार्ट मतलब आपके जन्म की दीवन कुंडली, आपके जन्म की कुंडली। लगन कुंडली, हाँ, लगन लगन कुंडली, कुंडली आ गई। लगन कुंडली। उसमें जो चंद्रमा था उसको पहले घर में बिठा दिया। पहला घर दिखाई दे गया, ऊपर मैंने CH1 लिख दिया, चंद्रमा 1, जी जी और जी उसको जी। घुमा दिया। उसके बाद में ऊपर लिख दिया सूर्य, सूर्य को 1। अब सूर्य 1 लिख के ये कुंडली बन गई। तीनों कुंडलियां बन गई। तीनों कुंडलियों में 12-12 घर हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखो, ये मेरा पहला हाउस, ये मेरा दूसरा हाउस, ठीक है ना, और जी ये मेरा तीसरा हाउस, और ये मेरा चौथा हाउस। तीनों कुंडलियों में अलग अलग रंग क्यों लगा रहा हूं मैं? पहचान हो जाए। हाँ, आपको पहचान हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आपका 5वां हाउस, और ये आपका 6ठा हाउस, और ये आपका 7वां हाउस, और ये आपका 8वां हाउस। ठीक है, और ये आपका 9वां हाउस, और ये आपका 10वां हाउस। ठीक है, अब ये 11वां हाउस, और ये आपका 12वां। जो कुंडली थी आपको तीनों तरह से पढ़ने के लिए एक ही जगह मिल गई। D1 चार्ट भी मिल गया, चंद्र कुंडली भी मिल गई, सूर्य की कुंडली भी मिल और गई। सूर्य कुंडली। ठीक है ना। D1 में 10वें भाव में कौन सी राशि बैठी है, कौन सा मकर राशि। कौन सा प्लेनेट बैठा, कोई भी हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कोई भी हो सकती है। अगर उसको भी आप जी कहो तो मान लो मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे सिंह लगन की कुंडली बना दूं, भाई यहाँ पे सिंह लगन की कुंडली हो गई। ठीक है ना। अब जी चंद्रमा यहाँ बैठ गया और सूर्य यहाँ बैठ गया। ठीक है, तो चंद्रमा कौन सी राशि में है? 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 मीन राशि में आ गया जी ना। तो यहाँ पे क्या जी। लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 12 नंबर आ गई। अब सूर्य जो है, सूर्य कौन सी में, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ क्या लिखूंगा, D1 चार्ट के अंदर सिंह लगन की कुंडली थी, चंद्रमा मीन राशि का था,
तो मैंने मीन राशि को लगन में बिठा दिया। सूर्य मेरा धनु का था, तो धनु मैंने वो आपने हाँ पहले उसमें बिठा दिया, है ना। अब क्या होगा, अब मेरे को सारी चीजें पढ़ने को मिल गई ना कि फर्स्ट हाउस में सारी चीजें D1 चार्ट जो है वो फर्स्ट हाउस में क्या दिखा रहा है, सूर्य क्या दिखा रहा है, चंद्रमा क्या दिखा रहा है। अब उसके बाद में मेरी कॉमन सेंस या मेरे जो 10th में मैंने सवाल किए थे मीड और मीन के या एवरेज के, वो कि 3 कुंडलियों में से 2 कुंडलियां मुझे दो प्लेनेट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, 3 में से 2 मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसकी प्रेडिक्शन दे दूंगा। क्लियर होगी ना बात? ठीक है ना। और इसको अच्छे से आगे क्लियर करवाएंगे, चिंता ना करो, निकल के आएगा। ठीक है, और कुछ बताओ। एक्चुअली मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ देखा है, मैंने कभी भी आज तक नहीं देखा है इसलिए। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है ना। ये सुदर्शन चक्र है, इसको पढ़ने की अलग से क्लास बना सकते हैं आप, 2100-3100 रुपए इसके भी ले सकते हैं। जी सर। ठीक है ना, कि भाई सुदर्शन चक्र एक बहुत बड़ी चीज है, वो बताएंगे, वो सिखाएंगे आपको। कौन? है ना, तो ये अलग अलग चीजें हैं, मेन सारा बेसिक है, बेसिक वही चीजें हैं। D1 चार्ट को जैसे पढ़ते हैं, चंद्रमा कुंडली को जैसे पढ़ते हैं, सूर्य कुंडली को जैसे पढ़ते हैं, फिर तीनों को इकट्ठा कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीनों को पढ़ने के बाद में जो हमने 10th में सवाल किए थे वो सवाल काम आएंगे हमारे मिड और मीन वाले। ठीक है ना। इसको तीनों को जैसे एक जगह डिकोड करा हुआ है, तो इसको तीनों को एक साथ पढ़ने का क्या फायदा रहता है? फायदा क्या है, कोई बदमाशी कर गया स्कूल में बच्चा, 20 बच्चे हैं, ये तो पता है इसी क्लास में हुई है, ये भी पता है कि लड़कों ने की है, लेकिन 20 बच्चे हैं, अब बदमाश को निकालना है, ढूंढना है, कैसे निकालोगे? या तो एक की क्लास लो, या उसमें से जितने भी 20 थे स्टूडेंट, 20 में से लड़के अलग निकाल दो, लड़कियां अलग निकाल दो, पता है कि लड़कों ने बदमाशी की थी, लड़कों को सामने ले आओ। ठीक है ना, उनको जज करो, और जज करके अपने जो IQ है उस लेवल पे पकड़ के उनको ढूंढ लो कि बीमारी क्या है। वही काम यहाँ करना है। 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट में से कोई हमारे को सपोर्ट कर रहा है, कोई हमारे साथ बदमाशी कर रहा है। ठीक है ना, तो 9 के 9 को सामने लगा लिया, 3 क्लासें अलग अलग, ठीक है ना, तीनों क्लासों को इकट्ठा बुला लिया कि तीनों आ जाओ भाई। ठीक है, तीनों में से जो बदनाम हैं उनको अलग निकाल लिया, राहु केतु शनि राकेश। ठीक है ना, तो कोई बदनाम आ जाओ साइड में। ठीक है, सबसे पहले उनको देखा कि भाई तुमने तो कोई बदमाशी नहीं की, यहाँ तो बदमाशी नहीं की, राकेश ने तो नहीं की, राहु केतु शनि ने तो नहीं की। ठीक है, फिर सूर्य मंगल को ले आओ भाई, क्रूर प्लेनेट हैं, वो भी बदमाशी में नहीं है। फिर देखा भाई चंद्रमा और बुध जो हैं वो तो बदमाशी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखा कि D1 चार्ट भी वही शो कर रहा है, सूर्य चार्ट भी वही शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको प्रेडिक्ट कर दिया। मतलब आपका कहने का मतलब बेसिकली ये मेरी समझ के हिसाब से, जो मेरे को जितना समझ में आया, कि मतलब जो भी ग्रह हम तीनों कुंडलियों के हिसाब से इसमें सेटिंग बैठाते हैं, जो भी आता है उसमें कौन से हमारे पॉजिटिव्स आ रहे हैं, कौन से नेगेटिव आ रहे हैं, वो पता लग जाएंगे। कौन तीनों की क्या मैचिंग बैठ रही है, पॉजिटिव्स की क्या बैठ रही है, नेगेटिव की क्या मैचिंग बैठ रही है। जो तीनों में सबसे ज्यादा मैचिंग बैठ रही है वो हम पॉजिटिव की, वो हमारे ज्यादा फेवरेबल है। जो ज्यादा नेगेटिव, जिनकी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा तीनों की मिल रही है, वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मैं सही कह रही हूँ? क्यों, बिल्कुल सही कह रहे हो, सबका IQ लेवल अलग अलग है जी। ठीक है ना, तो कुछ एक बीमारी को जल्दी पकड़ लेंगे, कुछ टाइम लगाएंगे। भाई एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक अच्छा टीचर जो है ना, वो क्लास में जाते ही नजरें देख के अलग से निकाल देगा, भाई इसका काम तैयार है, इसका काम तैयार नहीं है ना। और एक हाव भाव को देख के उसको पता लग जाएगा। एक जो नया टीचर आएगा वो क्या करेगा, वो उनकी कॉपी चेक करेगा अच्छे से, ठीक है ना, फिर जज कर पाएगा
अच्छा, उसको हो सकता है धोखा भी दे जाए। धोखा देने का मतलब ये है कि किसी दूसरे बच्चे से कॉपी पूरी करवा रखी हो, पॉसिबिलिटी है ना। जो हमारे टीचर थे सही हमारे कह को रहे हैं। खड़ा कर लेते थे और खड़ा करते ही ये कहते थे अच्छा आज इस बंदे ने भी काम कर रखा है, ठीक है, तो कॉपी लिया भाई। कॉपी लाने के बाद में उसको देखते थे भाई राइटिंग भी तेरी तेरी तो नहीं लग रही राइटिंग, संदिग्ध के घेरे में था ना। अच्छा चल यूं कर इसको सुना और देख बात। जब सारी चीजें ठीक निकल जाती थी तो उसको छोड़ देते थे, कहते ठीक है तू जा बैठ जा, ठीक है ना, शाबाश बहुत अच्छा किया। और नहीं तो कहते मेरे को तो पता था तू कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, ये 9 प्लेनेट आपके जी। बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, 12 राशियां आपके बच्चे हैं, आप टीचर हो यहाँ पे, ठीक है, आप इनको जज कर रहे हो, बदमाशियां भी करेंगे, आगे पीछे भी घूमेंगे, एक दूसरे को ब्लेम भी करेंगे, ठीक है। तो आपने देखना है यहाँ पे, और उसके लिए आपको परमात्मा से सहायता मांगनी है कि भाई जो काम मैं कर रही हूँ इसमें मेरी हेल्प करें, जी। ठीक है ना। भाई जज जो है क्या वो हमेशा अच्छे सही डिसीजन देता है क्या? नहीं, हमेशा तो नहीं होता। लेकिन अपने विवेक से तो सही देता है ना, अपनी अपनी समझ और अपनी ताकत। समझ और विवेक से तो सही देता है ना, सारी चीजें देख के। हाँ, अपनी। वही काम हम कर रहे हैं भाई। तीनों कुंडलियां हमने आगे रख ली, 9 प्लेनेटों को, 12 राशियों को हमने आगे रख लिया, सबको जज कर रहे हैं। सबको जज करने के बाद में जो हमें गलत लग रहा है वो गलत बता रहे हैं, जो सही लग रहा है वो सही बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर जो है ना, जैसे वो था ना 3 इडियट मूवी थी, नहीं 3 इडियट नहीं, मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो कहता है ना कि इस हाथ से मैंने हजारों ऑपरेशन किए हैं लेकिन आज तक नहीं कांपा, अगर मैं मेरी बेटी का ऑपरेशन करूंगा तो हो सकता है मैं कांप जाऊं। तो इसीलिए बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली या अपने घर वालों की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। मतलब भावनाओं का खेल है कुल हाँ, मिलाकर। घर वाले मानते ही नहीं। मानते नहीं, हम जज भी नहीं कर पाते। अच्छा एस्ट्रोलॉजर के लिए जैसे ज्यादा तो बहन जी बताएंगी, हमारे साथ भी बहन जी जो साथ में वो बताएंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि अच्छा साधु भी वही है, जो 2 रुपए दे के गया वो भी उसके लिए बराबर है, 2 लाख रुपए दे के गया वो भी बराबर है। जहां वो ये भावना ले आते हैं ना कि यार इस बंदे ने तो मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, फिर वो उसको उस भावना से रखते नहीं है। तो सेम एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी डिपेंड है। एस्ट्रोलॉजर के पास में कोई बंदा आया, कोई 2 रुपए दे के गया, कोई 2 लाख रुपए दे के गया, अगर उसके मन में फर्क आ गया कि इसने मेरी सेवा अच्छी की है, इसके लिए तो मैं नेगेटिव बात बोल ही नहीं सकता, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। फिर वो खुद के साथ नहीं उसके साथ भी जज नहीं कर पाएगा। तो जिस पर्पज के लिए वो आया था उसका वो काम भी हल नहीं कर पाया। समान दृष्टि से देखें सबको। हाँ, समभाव समदृष्टि ये बहुत जरूरी है। और ये है ना, ये पढ़ने से नहीं आएगी, ये एक्सपीरियंस से आएगी। क्योंकि बहुत 99% लोग होते हैं जो प्रभावित होते हैं दूसरे की चीज से, जो प्रभावित नहीं होते सर आजकल नहीं, हमेशा से होते हैं, हमेशा। गुरु द्रोण नहीं हुए, सही कह रहे हैं। गुरु द्रोण नहीं हुए क्या? गुरु सही द्रोण कह को क्या जरूरत थी गुरु द्रोण को अर्जुन और उसमें भेद करने की एकलव्य में? नहीं, ये तो संभाव सही कह रहे। हमेशा से होते हैं, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही एक माँ के लिए छोटा बेटा है वो प्यारा हो जाता है, बड़ा बेटा दुश्मन हो जाता है। क्यों भाई? दोनों तूने ही पैदा किए, दोनों तूने लालन पालन किया है, दोनों को खुद ही तूने परवरिश की, दोनों को खुद को वो दिया उसके बाद में, ठीक है। तो ये चीजें नेचुरल हैं, वो नहीं है, अलग से नहीं है। सर ये इस कारण से हो जाता है ना कि इंसान अपना स्वार्थ देखता है, सामने वाले से अपना स्वार्थ कितना सिद्ध हो रहा है। एक कहानी और तो सुनाता जिस हूँ, कारण से एक कहानी और सुनाता हूँ छोटी सी। एक गुरुदेव जो थे वो चलते चलते मतलब प्राण छोड़ रहे थे ना अपने, तो किसी चेले ने पूछा कि गुरुदेव मुझे ज्ञान दे जाओ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि बिल्ली मत पालना, और ये कह के वो मर गए, या उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया।
ठीक है ना, वो चले गए देवलोक में। अब चेला जो था वो सब जगह भटक रहा था, वो पूछता फिर रहा था कि इसका मतलब क्या है कि बिल्ली मत पालना, क्या मतलब है इसका बिल्ली मत पालना का। समझ पाए कुछ? नहीं समझ पाए। नहीं। वो साधु जो था उसने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, जंगल में चला गया और साधना कर रहा था बड़े मजे से। उसको एक बिल्ली के ऊपर प्रेम आ गया। जब वो साधना कर रहे थे तो उस समय एक बिल्ली आके उनके पास में म्याऊं म्याऊं करती रहती थी। अब उनकी इच्छा हुई कि भाई इस बिल्ली को दूध दिया जाए। अब उस दूध के लिए उनको जंगल में जाना, जंगल से वहां पे आना पड़ा समाज में। ठीक है, तो जंगल में से समाज में जब आए तो लोग जो हैं हर तरह के होते हैं। वो कहते हैं साधु बकवास करता है, बिल्ली के नाम पे खुद दूध पीता है। ठीक है ना, खुद के लिए दूध लेने आता है, बिल्ली का नाम लेता है। तो अलग अलग तरह की बातें करेंगे ना। अब बेचारा सुन सुन के परेशान हो जाओ, ने सोचा चल बकरी पाल ले, इस बिल्ली को भाई दूध पिलाने के लिए बकरी पाल लेंगे। अब वो बकरी पाली तो बकरी के लिए घास फूस की व्यवस्था करनी पड़ी। ठीक है, जब बकरी के लिए घास फूस की व्यवस्था करी तो उनका आश्रम बिगड़ गया। उस आश्रम की व्यवस्था के लिए किसी लेडीज को अपने साथ रख लिया, आगे उनकी गृहस्थी बस गई। तो जिस पर्पज से वो संसार छोड़ के आए थे जंगल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, साधना के लिए, वो तो रह गई और ही और चीजें हो गई शुरू। ठीक है ना भाई, कहीं बिल्ली पाल ली, कहीं बकरी पाल ली, कहीं बकरी को संभालने वाली पाल ली, कहीं उसके साथ में गृहस्थी बसा ली। ठीक है, साधना गई कहीं की कहीं। तो जब उन्होंने कहा था कि बोला बेटा बिल्ली मत पालना, मतलब किसी से प्रेम मत करो। नहीं प्रेम अगर करो, बिल्ली नहीं पालते तो कहीं और फंसते ही नहीं चक्रव्यूह हाँ, में। प्रेम करो, प्रेम के लिए बुराई नहीं है, प्रेम के साथ में बंधो मत। मतलब मोह मत अब करो, एक बात प्रेम करो लेकिन मोह मत। बहन जी हैं भिवानी आती है, मान लो बहन जी हैं अपने भिवानी आती हैं। ठीक है भाई, बहन है, मैं आदर सत्कार करता हूँ, सारी बातें ठीक है, खूब सेवा पानी करता हूँ, तो इसका मतलब ये अपना लक्ष्य छोड़ के यहीं सेटल हो जाए क्या? समझ गया। आसक्ति नहीं रखनी, आसक्ति नहीं रखनी। काम किया और निकल लिए, किसी चीज के प्रति बंधन बना के उसको अपने साथ ही नहीं रख लिया। अगर बंधन में ही बंध गए, वहीं रह गए, तो जो चीज की साधना तो छोड़ी थी ना, तो मेन टारगेट था वो तो गया। चलो ये तो बहुत गहरी बातें हैं। ठीक है ना, अभी 1 मिनट रह हाँ, गई। ये टॉपिक तो कल किस्ता की चला जाए। छुट्टी है। ठीक है, अच्छा एक दो मेरे पास फोन भी आए थे, परसों की भी छुट्टी करेंगे आप। ठीक है ना, कल और परसों। हाँ, मंगल और बुध गुरुवार को आप मिलेंगे। अब ये बता दो 12 बजे का समय रखें या 2 बजे का रखें? सर 2 बजे, 1 बजे तक का रख लीजिएगा, 2 बजे चलो लेट हो जाए। 1:15 बजे का करते हैं कल आगे से। ठीक है ना, 1:15 का समय ठीक है। आप निकाल दें। ठीक है जी। हाँ जी। अगर कोई समस्या हो तो ग्रुप में डाल देना टाइम जो भी है। 12, 1 और 2, 12 बजे, 12, 1 और 2 जो 12 से 1 के बीच में कभी भी रख लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। बाकी और जैसी शुभ रात्रि। सबकी रजामंदी 1:15 हो। बजे ठीक है भैया, 1:15 ठीक बजे। है, 1:15 बजे का कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।